अशफाक साहब उन दिनों में इंटरव्यू लेते होते थे। कोई बंदा भी अगर उस वक़्त प्रोफ़ेशनल अकेडमी में एंटर होता था, तो अशफाक साहब एक इंटरव्यू लेते थे, बच्चे का और उसके वालिद दोनों का। लोग तो ये अज्यूम करते हैं ना कि ये आईकेएफ काउंसिल मेंबर हैं, ये मलेशिया जा रहे हैं वर्कशॉप पे। वर्कशॉप क्या होगी, घूमना फिरना ही होगा। तो हमने एक वॉइस ऑफ सीए पाकिस्तान रिकॉर्ड कराया हुआ है ऑन सीपीडी इन इटसेल्फ कि सीपीडी में होता क्या है। मेरे माँ बाप ने मुझे दुआ दी, मैंने ज्यादा पढ़ा और मैं पास हो गया। इसको ऐसे किया, मेरे माँ बाप ने दुआ दी, पेपर खाली छोड़ के पास आ गया। ये मुझे नहीं समझ आता। हार्वर्ड, एमआईटी थी और येल यूनिवर्सिटी को, तीन यूनिवर्सिटी को हमने डायरेक्टली अप्रोच किया। इसके अलावा हमने आईवी लीग की और भी यूनिवर्सिटीज़ को लिखा है कि आपके जो भी डिप्लोमास, जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो वैल्यू एडेड हो सकते हैं मेंबर्स के लिए, आप वो हमें बताएं, हम वो मेंबर्स के लिए ऑफर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इदारे के मेंबर्स ही उसकी जान होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अपने आप को आगे लेके चलते हैं बल्कि इदारे को अपने साथ तरक्की की तरफ लेके चलते हैं। आज एक ऐसे ही मेंबर हमारे साथ मेहमान है जो काउंसिल मेंबर है और बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। प्लीज़ वेलकम सर असद फिरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इमरान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है आप बहुत बिजी थे, आपने टाइम स्पेयर किया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी, और माफ़ी भी मैं चाहता हूँ कि मैंने आपने बिल्कुल मुझे अप्रोच किया और समहाउ बस वो काउंसिल मेंबर की ज़िंदगी और साथ आपने अपना प्रैक्टिस और फैमिली लाइफ को भी चलाना है। सो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है। मगर ये कि हमने यही टाइम फ्रेम सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम आ गए। आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि आपने मुझे सिलेक्ट किया इस इंटरव्यू के लिए, और आपके इंटरव्यूज़ में देखता रहा हूँ। और ये कि आपने एक बड़ा अच्छा एक मिशन मेरे ख्याल में यंग मेंबर्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग आगे देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में कौन कौन से लोग हैं, क्या उनकी सोच है और डिफरेंट उनके एक्सपीरियंसेस, मतलब इट्स अ एक्सीलेंट मीडियम। और कीप अप द गुड वर्क, मतलब वी आर प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग माशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू सर। रवायती अंदाज है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को 25 साल पीछे ले जाएं और बताएं कि वो जो असद फिरोज स्कूल में जाता था, साफ सुथरा बच्चा, बाल बना के, वो शुरू से ही लाइक थे और क्या लाहौर से ही बिलोंग करते हैं? यार मेरी फैमिली की, पेरेंट्स दोनों की बिलोंगिंग तो कसूर से है। मेरी जो है खैर, जिसे आप कहते हैं जमपल, वो तो लाहौर का है। मगर ये कि ऑब्वियसली कसूर के साथ जो रूट्स होना, और मतलब सारा बचपन बड़ा एक्टिवली कसूर जाना आना, ऑलमोस्ट हम हर सेकंड वीकेंड कसूर जाते थे। और उस वक्त शुरू में मेरे ददियाल भी कसूर में थे, फिर लेटर ऑन मेरे ददियाल ज़्यादातर शिफ्ट हो गए, कुछ थोड़े से आज भी वहाँ पे हैं। मगर ये कि मेरे जो ननिहाल थे वो ऑलमोस्ट टिल 2005 2006, मेरे नाना अल्लाह उन्हें बख्शे और मेरी नानी अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, वो लोग थे। तो फिर ऑब्वियसली एक लॉन्गिंग होती है, पेरेंट की भी होती है। तो अपनी वालदा को भी मैं हर महीने में एक दफ़ा ऑलमोस्ट लेके जाए, इवन अपने आर्टिकल्स के दौर के अंदर भी महीने में एक दफ़ा मैं डेफिनेटली कसूर का एक विज़िट करता होता था। और काफ़ी ट्रैवल किया मैंने लाहौर से कसूर। और ये कि कसूर एब्सोल्युटली इज़ सेकंड होम। और ये कि कसूर जाके बहुत अपनाइयत का एक एहसास होता है। लाहौर भी अपना शहर है, और लाहौर जो है वो ऑब्वियसली लाहौर की अपनी एक, जिन गलियों में मैं अलामा इकबाल टाउन में मैंने ज़्यादातर अपना उम्र का हिस्सा गुजारा, और मेरा बचपन से लेके आप समझो एक लेटर पार्ट तक वहाँ पे था, मैं 2008 तक वहाँ पे था। सो अलामा इकबाल टाउन इज़ अ प्लेस जहाँ मैं जाता हूँ तो आज भी मैं अलामा इकबाल टाउन लग जाता हूँ, यार होमली फीलिंग आ गई। और वो कहीं भी मुझे किसी जगह पे भी उस तरह की नहीं मिलती। तो डेफिनेटली जहाँ पले बड़े होते हैं उसके साथ आपकी एक उन्स होता है और आपका एक जज्बाती लगाव होता है। असद फ़िरोज़ जो कि स्कूल जाता था, हाँ, वो बहुत मुख्तलिफ था। असद फ़िरोज़ के लिए वो एक डिफरेंट किस्म की, आई वुड से अ डिफरेंट पर्सनैलिटी इन द सेंस के साफ़ सुथरा तो डेफिनेटली होता था। क्रेसेंट मॉडल स्कूल से मेरी सारी की सारी एजुकेशन है। और क्रेसेंट उस टाइम में आई वुड से वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन लाहौर। और मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए क्रेसेंट बड़ा मतलब कंपटीशन होता था वहाँ पे एंटर होना, एडमिशन होना। और बड़े भाई मेरे बहुत लाइक हैं, तो उस वजह से मेरे लिए स्कूल लाइफ में एक बड़ा शेडो हमेशा से रहा कि ये कि आपने अपने बड़े भाई के फुटस्टेप्स को फॉलो करना है जिसने स्कूल में बहुत नाम कमाया। और मतलब फिरोज़ भी सरनेम में आता है तो इजी था, हालांकि हमारा 5 साल का फ़र्क है, मगर स्टिल लोगों को पता था कि ये भाई इसका जो है बहुत लायक है, तो ऑब्वियसली एक शेडो हमेशा यहाँ पे रहता है। तो पढ़ाई में मैं ठीक था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं टॉपर था, मगर मैं यूजुअली टॉप 3 पोजीशंस में होता था। बहुत चंद साल ऐसे होंगे कि मैं टॉप 3 में ना रहा हूँ, मगर ये कि स्कूल के अंदर भी हमारे यहाँ अगेन वो कंपटीशन क्रेसेंट में बहुत बड़ा फैक्टर होता था।
तो इस तरह स्कूल लाइफ गुजरी। बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं था मैं लोगों से, मतलब अब लोग जो मेरे से मिलते हैं स्कूल वाले, वो उनको डेफिनेटली एक चेंज नज़र आता है, मगर ये कि ऑब्वियसली इतने सालों में फिर आपको एक डिफरेंस तो पर्सनैलिटी में आता है। ज़बरदस्त सर। आप क्या कहते हैं, मैट्रिक भी किया, एफएससी भी किया, और एफएससी में तो टॉप ही कर लिया। तो सर ये तो मुझे लगता है कि पूरी फैमिली लाइक लोगों की है। असल में मुझे ये लगता है कि मैट्रिक की मेरी थोड़ी सैड स्टोरी थी इस हिसाब से कि जितना मैं स्कूल में भी सेंड अप में स्कोर करके जा रहा था, मतलब मैं तीसरे चौथे नंबर पे अपने स्कूल में था जब मैंने सेंड अप किया, मगर समहाउ मैट्रिक के एग्ज़ाम में आप उसको बैड लक कह लें, हार्ड लक कह लें, क्या हुआ मुझे नहीं पता, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और उर्दू में मेरे जो मार्क्स थे वो मतलब बहुत ही बिलो एवरेज आए। बाकी साइंसेज़ में मेरे पास अराउंड को 95-96% का स्कोर था। तो अगर इस्लामिया पाकिस्तान स्टडीज़ या और उर्दू रीजनेबल होता तो मेरे मतलब कम से कम 92-93% स्कोर था। पर कैफ मेरा अराउंड 86% स्कोर था मैट्रिक के इम्तहान में। मगर इंटर में जाके थोड़ा सा, चूँकि भाई मेरे डॉक्टर बन रहे थे, तो मेरा वो शेडो किसी हद तक मुझे लगता है ख़त्म हो गया। सो जब मैं गया, मैंने ऑप्ट किया जनरल साइंस ग्रुप, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पे जाके आई कुड फील कि यार यहाँ पे जो है ना एक्चुअली बहुत स्कोप है। फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हुआ कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज गैजेट उनका न्यूज़लेटर था, मैं उसमें भी मैं असिस्टेंट एडिटर बना, लेटर और मुझे एडिटर भी अपॉइंट किया गया। सैडली सो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, मगर ये कि मैं रावी जो उनका मैगजीन है उसमें भी असिस्टेंट एडिटर रहा। तो मतलब मुझे उसमें अपने इंटेलेक्चुअल परसूट्स की तरफ भी, इवन कुछ डिबेट्स भी मैंने की, तो मतलब बड़ा ईजी मौका था, पढ़ाई भी आप कर सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। मगर ये कि वो पढ़ाई में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो इनिशियल 2 साल थे और बाद के जो 2 साल मैंने ग्रेजुएशन के गुजारे, वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब वो उसके अंदर आपका जो इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग है, और मुझे लगता है कि जो वहाँ से चेंज इन पर्सनैलिटी में रहा है, मतलब मेरी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल या नेटवर्किंग स्किल थोड़ी सी भी कोई बेहतर हुई, तो उसकी एक बड़ी वजह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और वहाँ का एक होल जो अदबी किस्म का वहाँ पे माहौल है, जो आपकी डिबेट्स हो रही होती हैं, जो इवन आपस में आप बैठ के बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स है, और बहुत बहुत मज़ा आता है चीज़ों को आप देखते हुए, ड्रामेटिक्स के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो बहुत कुछ था। मगर ये कि हाँ, कॉलेज के अंदर जाके थ्रू आउट मैंने तकरीबन अपने कॉलेज के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स थे, तो उन तमाम एग्ज़ाम में टॉप करता जा रहा था। तो जब मैं फाइनल में गया और तो बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो मैंने अपने वाले साहब और वालदा को कहा कि यहाँ तक तो मैं कर सकता था। मेरे लिए मिथ यही था कि बोर्ड तो कोई टॉप करेगा नहीं जब तक कोई सिफारिश नहीं होगी, नंबर नहीं होंगे। तो मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड भी टॉप किया, और जो मेरे साथ सेकंड पोजीशन होल्डर थे वो भी परेशान थे, क्योंकि मेरा उनका कोई फर्स्ट पोजीशन मेरी थी 908 मार्क्स थे, तो मेरे बाद अगर मुझे सही याद है तो अराउंड 854 मार्क्स थे, तो 50 मार्क्स से ज़्यादा का फ़र्क था। सो उस टाइम पे जनरल साइंस ग्रुप में, वो आपने मैट्रिक का गुस्सा भी उधर ही निकाल दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये लगता है कि जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही, जब मैं स्कूल में अपने गया और अपने मैं हेड मास्टर से, प्रिंसिपल से मिला, और मेरे एक इस्लामियात के टीचर थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, हयात हैं, खालिद महमूद भट्टी साहब, उन्होंने मुझे कहा सर बात ये है कि कसर पूरी निकल गई है। तो ये कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का अपना तरीका है ब्लेस करने का। मगर ये कि आप मेहनत तो कर रहे होते हैं, मगर कई दफ़ा आपका रिवॉर्ड जो होता है वो आपको उस टाइम पे नहीं मिल रहा होता, और मेरे ख्याल ये लाइफ लेसन भी है। और जब वो हज़रत अली का भी कॉल है ना, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कॉल है कि जब तुम्हारे इरादों को तकमील ना पहुँचे, जान लो खुदा तुम पे राज़ी। और वैसे मैं ये कॉल अपने वाले साहब से थ्रू आउट सुनता भी रहा, जब मैं सीए कर रहा था, और स्पेशली अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता था तो मुझे कहते थे ये कोई मसला नहीं, ये कॉल याद है, मैंने कहा जी कॉल याद है, मगर तब समझ नहीं आती थी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आके इस बात को ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ कि ये वाकई एक बड़ी डीप एंड और बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, वो इल्म के दरवाजे की एक, वो इल्मियत के एक, हम तो बेसिक लेवल पे भी नहीं खड़े, वेरी डीप। अच्छा सर, आपने बताया बिफोर द रिकॉर्डिंग कि आपने क्लास 5 से ही सोच लिया था सीए का। तो सर जी, ये जो पहले ही बंदे ने प्लान किया होता है सीए का, इससे कुछ फायदा होता है एडिशनल, या कुछ लोग जो है वो पहले जो है वो एफएससी कर लेते हैं, फिर अचानक ख्याल आता है सीए का। आपने बहुत पहले से ही प्लान कर लिया था, तो क्या ये ज्यादा फेवरेबल होता है आपके करियर में? हाँ, ये बड़ी एक, आई वुड से कि हमारी जनरेशन जो थी, सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, पीटीवी होता था, 9 बजे खबरनामा है, और हम, मैं ये भी कहूँगा कि पता नहीं पेरेंट्स से वाउच करेंगे नहीं करेंगे, हम बड़े मासूम से बच्चे होते थे। 11:30-12 बजे वो, हमने अपने टीवी भी हमने कितना देखना है, खबरनामे के बाद टीवी बंद हो जाता था, और हमने अपना कोई नमाज नमूज पढ़नी है, जो स्कूल का काम वगैरह करना है, और हमने सो जाना। तो अब उस टाइम के ऊपर जो पेरेंट्स आपको बात कर रहे होते थे, मेरे ख्याल है वो बहुत असर हो रहा होता था। और जिस टाइम पे मैं इस एज ग्रुप में था, क्लास 4-5 में, तो मेरे वाले साहब के एक दो दोस्त थे, उनके बेटे सीए कर रहे थे,
और वो बड़ा हमारी फैमिली में होता था कि हाँ वो सीए कर रहे हैं, सीए बहुत मुश्किल होता है, मगर ये कि सीए बहुत अच्छी डिग्री है, लोग कम लोग करते हैं, कम लोग इसमें हिम्मत करते हैं कि उसमें आए। तो आई डोंट नो व्हाई समवेयर डाउन द रोड मेरे जेहन में ये चीज़, बच्चे के जेहन में एक चीज़ होती है, बैठ गई कि मैंने सीए करना। मैंने वाले साहब को कहा हाँ ये सीए करेगा। तो बस इस तरीके से वो कुछ, या उन्होंने वो उनसे मिलवा के इनडायरेक्टली मुझे रोल मॉडल उनको बनवा दिया। आई डोंट नो, मगर ये कि वो दिमाग में बैठ गई एक चीज़, और मैंने उसको वोकली भी स्कूल में कहा। और मेरा ख्याल है आज तकरीबन कोई 4-5 साल पहले मुझे एक दोस्त मिला बाहर, वो अमेरिका में होता है, और उसने मुझे कहा हाँ सर तूने तो क्लास 5 में ये बात कही थी, और हमें हैरानी इस बात की है कि तब तो तू कह रहा था, हमें तो सीए का पता भी नहीं होता था, मगर कि तूने वाकई वही प्रोफेशन किया जो आप कह रहे थे। सो ये एक रेयर चीज़ है, मगर ये कि ये भी अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है। क्लैरिटी ऑफ गोल्स जो है आपको टाइमली हो जाए कि मैंने ज़िंदगी में ये बनना है। अच्छा सर, आप सीए में इन हो गए तो आपने तो पहले ही सोचा हुआ था, जनरल साइंस ग्रुप ही रखा, उसके बाद सीए में आ गए तो बड़ा आसान था, लेकिन आपने उसके बाद ग्रेजुएशन पहले की, उसकी क्या वजह थी? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली मेरी सारी एजुकेशन में मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी वालदा का बहुत बड़ा रोल है। वो खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने उस टाइम में, अर्ली 70s के अंदर। मगर ये कि उन्होंने वो सारा टाइम अपना मेरे और मेरे भाई की तरबियत पे ही वक्फ किया, उन्होंने ऐसा जॉब भी नहीं की। तो मतलब ये कि उर्दू हो या इंग्लिश हो, या मतलब 99% जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्कूल लेवल पे, इवन कॉलेज में भी जाके, शी वॉज ऑलवेज द ग्रेट सपोर्ट। और वो ये कि वालिद का एक अपना रोल होता है, वो मोटिवेट करते हैं, वो घर से बाहर होते हैं, कोई फेलियर आता है जो आपको पता है सीए में आता है तो वो हमेशा होते हैं, पर वालदा का बड़ा एक रोल रहा। अब यहाँ पे जो रोल आया इंटरेस्टिंगली, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अशफाक साहब मरहूम, प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स के, मैं अपने वाले साहब के साथ गया उनसे मिलने जब सी इंटर का एग्ज़ाम मेरा पूरा हो गया। और अशफाक साहब उन दिनों में इंटरव्यू लेते होते थे। कोई बंदा भी अगर उस वक्त प्रोफेशनल एकेडमी में एंटर होता था तो अशफाक साहब एक इंटरव्यू लेते थे, बच्चे का और उसके वालिद दोनों का, ठीक है, और उसके बाद वो बच्चे को लेते थे। अगर वो इंटरव्यू में नहीं पास होता था वो बच्चे को नहीं लेते थे। तो उस टाइम में मेरे ख्याल में जाफ़र साहब उस वक्त बी प्रोफेशनल एकेडमी में आ चुके हुए थे। तो मैं पहले जाफ़र साहब से मिला, वाले साहब जानते थे जाफ़र साहब को, तो जाफ़र साहब ने कहा कि आप जाएं। तो फिर मैं गया और वहाँ पे मैंने अशफाक साहब को इंटरव्यू दिया। अशफाक साहब मेरे वालिद को भी कुछ जानते थे, और खैर उन्होंने कहा नहीं आप का बेटा है तो बस ठीक है आ गए। वालिद साहब ने कहा नहीं नहीं आप इसका प्रॉपर इंटरव्यू। उन्होंने पूरा इंटरव्यू मेरा लिया, मैंने अपना बताया सारा कैरियर वगैरह का। तो इतनी देर में खैर शायद जाफ़र साहब भी अंदर आ गए और जाफ़र साहब से भी बात हुई। तो उन दोनों हमारे लेजेंड्स की ओपिनियन ये थी कि अब आपका ना ग्रेजुएशन भी शुरू हो गई थी उस टाइम पे मेरी ना। और वो तकरीबन उस टाइम पे वो ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा रिजल्ट लेट आया था इंटर का, तो तकरीबन 1.5 1 साल में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो रही थी। तो मैंने कहा पहले ग्रेजुएशन कर लो, कोई मसला नहीं है, और आप फिर आ जाओ। तो उस टाइम पे फिर मैंने सीए शुरू नहीं किया, और वो सिर्फ इन अशफाक साहब की और जाफ़र साहब की एडवाइस के ऊपर। और मुझे लगता है आप जितने ग्रेजुएशन के मसाइल आ गए और वो सारा कुछ हो गया, और अगेन मुझे 2 साल या 1.5 साल और गवर्नमेंट कॉलेज में रहने का मौका मिला। मगर मुझे लगता है कि वो जो 2-2.5 साल भी थे ग्रेजुएशन के, आपको फ्रॉम एफएससी टू ग्रेजुएशन द माइंडसेट टोटली चेंजेस। और वो जो ग्रूमिंग और वो जो आपकी पर्सनैलिटी में एक स्ट्रेंथ आती है ना, मुझे लगता है वो ग्रेजुएशन के स्पेशली। एक मेरे और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इनामुल्लाह खान साहब, शर्मा खान कंपनी के जो प्रोवाइडर थे, जिनके शोएब मेरे पार्टनर जो हैं प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात कही कि ऐसा सब कुछ अपनी जगह है, मगर अंग्रेज़ी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सीए 2 चीज़ों से होता है, वो ये उनकी ओपिनियन थी, वो इंग्लैंड वेल से चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक अंग्रेज़ी सही होनी चाहिए और एक बंदे को हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो अब क्रेसेंट में रह के हार्ड वर्किंग वाला तो इशू हमारा कहीं भी नहीं कहीं आ सकता था। मगर ये कि अंग्रेज़ी के लिए ऑब्वियसली ये है कि आप गो के आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, मगर आजकल के बच्चों की अगर आप इंग्लिश देखें तो हमारी इंग्लिश उस लेवल पे नहीं थी। ऑल दो कि मेरी वालदा ने हमेशा एम्फोसाइज़ किया कि इंग्लिश फिक्शन पढ़ी जाए, किताबें पढ़ी, मगर स्टिल आई कुड फील कि वो था। तो जब ग्रेजुएशन में जाके मैंने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ा वहाँ पे, इट वॉज़ रियली टफ। और मुझे लगता है कि उसने वाकई बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग किया। डन सर। और फिर उसके बाद आप आखिर सीए में आ गए, तो सीए में चूंकि आप एक लाइक बच्चे ही थे, तो सीए में तो आप स्ट्रेट पास हुए, या वहाँ पे कहीं फेलियर देखना पड़ गया, जो इसकी मिथ है कि सीए में फेल लाजमी होता है कोई? या सीए में मतलब कुछ लोग नहीं भी फेल होते जो मैंने देखा। और मगर ये कि मेरे केस में यह था कि हमारे फाउंडेशन का उस वक्त टाइम था, तो हम 6 पेपर देते थे। तो फाउंडेशन 1 जैसे आपने कहा, चूंकि मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे और काफ़ी ग्रुप में पढ़े हुए थे, और चूंकि अगर आप ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं, आपकी इन सब्जेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स भी आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ, तो वो इंग्लिश भी कोई इशू नहीं था उस वक्त। एक चीज़ जिसमें ऑब्वियसली आपको शुरू में स्ट्रगल करते हुए कि अकाउंटिंग आपको एक नया सब्जेक्ट मिलता है, और मैंने एक डिफरेंट डिसीजन लिया कि मैंने बीकॉम नहीं किया।
जो कि आज मैं पीछे मुड़ के सोचूं तो मैं सोचता हूँ कि यार बीकॉम करना चाहिए था, वाकई अकाउंटिंग की हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पूरी एक बेस बनती थी। मगर समा वो एक जब आप टॉप करके आते हो ना, तो आपका एक माइंडसेट बदल जाता है। तो जब मैंने वो इनिशियली बीकॉम किताबें देखी तो मैंने कहा नहीं यार, ये किताबें जो है ना, ये ना इनमें कोई वो उस तरह का ना वो क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज से आ रहे हो ना, तो अब चांद आप नहीं नसीब इकोनॉमिक्स की हुआ। किताबें हैं, आप सैमुअल्सन देख रहे हो, आप वो फॉरेन ऑथर्स देख रहे हो, आईएलटीएस की वो बुक्स होती थी, उनका एक आप किताब देख के पता चलता था यार किताब में है कोई, तो वो एक दिमाग में कीड़ा आपका आता है ना, वो एक इम्पैक्ट आता है। तो शायद अगर वो ना हुआ होता तो मैंने बीकॉम ही किया होता। मगर ये कि आई थिंक के चैलेंज था, फाउंडेशन 2 में जाके मेरे मुझे टाइम लगा। उसके बाद मुझे 2 अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा वहाँ पे लगी। मगर वो 6 ही पेपर थे, फिर 6 ही मैंने क्वालिफाई किया, उसमें रेफरल कोई नहीं था। आगे जाके भी मैंने हमारा फिर मॉड्यूलर की मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट बनी, मॉड्यूलर में भी जाके फिर मैंने पहली अटैम्प्ट में 3 पेपर कर लिए, फिर मेरा एक पेपर रह गया, उसमें 2 अटैम्प्ट्स लग गई। इस लिहाज से मैं लकी रहा मॉड्यूल ई और एफ में कि मैंने 4 में से 3 पेपर जल्दी पूरे कर लिए। ई में मैंने पहले में 3 कर लिए, वो जो फर्स्ट मॉड्यूलर की अटैम्प्ट थी। और सेकंड में जाके मेरे सेकंड अटैम्प्ट में 3 पेपर पास हो गए, फिर मैं सिर्फ टैक्स रह गया था। सो मैं उस लिहाज से मुझे अगर मैं अपने बैचमेट के साथ कंपेयर करूं फर्म के, तो उस हिसाब से मुझे वो स्टार्टिंग का टाइम कम लगा। मगर हाँ, वो जो झटका मिला वो एक पेपर की वजह से ज़्यादा मिला। मगर उसी एक आपको पता है, एक वो अपना एक सिस्टम है, अगर आप उसमें जब तक नहीं आते तब तक आप उसको क्लियर नहीं करते। मगर ये कि है एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ पता सी ए का एग्जामिनेशन जो है वो आप जब जिस भी फील्ड से आ रहे होते हैं, वो थोड़ी सी उस टेस्टिंग को समझना और उसके लेवल पे वो जाते हुए टाइम लगता है, ऐसे ही। अच्छा सर, ज़बरदस्त। यानी कुछ फेलियर भी है और कुछ लर्निंग भी है, ये सब कुछ साथ साथ ही है। सर जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आपने अपना कैफ पास किया, यानी आप सीए इंटर हुए, तो आपने आर्टिकल्स की सर्च शुरू की। तो कोई बुक का रेफरेंस था, हो गया काम, या कैसे आर्टिकल्स ढूंढे और क्या प्रॉब्लम आई? मेरा ख्याल है कि देखो, रेफरेंस तो डेफिनेटली वाले साहब का कुछ ना कुछ काम आता है, वो तो फ़र्क पड़ता है और डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट आता है। मगर मेरे पास एक प्लस ये था कि मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ था, एकेडमिक रोल ऑफ ऑनर था मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज का। फिर गवर्नमेंट कॉलेज से ही जब मैंने ग्रेजुएशन की, मेरी थर्ड पोजीशन थी। तो मेरा सीवी एकेडमिकली, ऑल्दो कि मेरी अटैम्प्ट्स 3 थी, मगर मेरा सीवी उस लिहाज से स्ट्रांग हो गया क्योंकि मेरे पास वो अचीवमेंट थी। और फिर मेरा ख्याल है कि वो टेस्ट और जो इंटरव्यू का उस वक्त जो प्रोसेस था वो उस वक्त था, और शायद वो फर्म की डिमांड भी उस वक्त शायद ज़्यादा लोगों की थी, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ के मेरा एडमिशन हो गया। तो रेफरेंस कुछ ना कुछ होता है। मगर ये कि अगर मैं ऑनेस्ट बात करूं, आज पीछे मुड़ के देखूं तो हमारे साथ ऐसे भी लोग थे। अब मेरा एक बैचमेट था माशाल्लाह, पीडब्ल्यूसी के अंदर, दुबई के अंदर डायरेक्टर रहा, अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन पे। वो गिलगित से आया हुआ था, और गिलगित से आपको पता है कोटे पे यहाँ के एग्ज़ाम देते हैं, वो गिलगित बोर्ड का टॉपर था। फिर इसी तरह मेरा एक और बैचमेट था, वो टॉपर नहीं था मगर माशाल्लाह बहुत लाइक था, बहुत ही हम्बल फैमिली से था। वो माशाल्लाह आज एक और दुबई की बड़ी कंपनी के अंदर ग्रुप सीएफओ है। सो मतलब मुझे ये हमारे दौर में तो कम से कम मैं अपनी आंखों देखा तो यही है कि बहुत से लोग प्योरली मेरिट बेस के भी थे। हाँ, कई जगहों पे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार चलो आपका एक रेफरेंस तो लिखा ही होता है ना, तो रेफरेंस कई दफ़ा इसलिए भी होता है कि आपने देखना है कि यार ये बंदा जो है, इसके साथ कौन सा ऐसा बंदा है जो इसकी किरदार की या इसकी कोई कह सकता है कि यार फॉर्म ने ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्फिडेंशियल काम भी करवाने हैं, वो सारा फैक्टर है। तो थोड़ा इशू एट टाइम्स वो आ जाता है। हम भी कई दफ़ा ये कहते हैं कि यार अच्छा किसके रेफरेंस आया तो फ़ोन करें, यार आपका बंदा तो काम नहीं ठीक कर रहा। सो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है। मगर मुझे नहीं लगता कि वो टेलिंग फैक्टर होता है इंडक्शन में। हर फर्म ये सोच रही होती है कि यार मेरे लिए बंदा सबसे ज़्यादा बेहतर कौन साबित होगा। अच्छा सर, जब आपकी ड्रीम फर्म होती है पीडब्ल्यूसी, जाहिर बात है आपने सीए में आने से पहले से सुना होता कि यार सीए करोगे तो पीडब्ल्यूसी इज़ द बेस्ट फर्म। और फिर वन गुड डे आपको वहाँ से कॉल आ जाती है कि जनाब आपकी ज्वाइनिंग है, आप आ जाएं। तो वो लम्हा कुछ याद है, कैसा फील हुआ? इमरान ऑनेस्टली नहीं इतना। अब एक्चुअली हमारे दौर में मतलब जो मेरे अपने बैच के लोगों को भी देखूं, जो फाउंडेशन में हमारे लोग थे, तो मुझे ये लग रहा था कि लोग अप्लाई सब जगहों पे कर देते थे। और ये भी होता था कि फर्म्स की इंडक्शन अब मुझे लगता है ज़्यादा है। उस टाइम में ऑब्वियसली मैं हमको 23-24 साल पुरानी बात करें, 2000 की बात करें, तो तब थोड़ी सिचुएशन फ़र्क भी थी। मगर ये कि खुशी हुई होगी डेफिनेटली। मगर ये कि अगर आप मुझे कहो कि कोई बहुत कोई नोटेबल मरला था, और ऑनेस्टली इतना नहीं था। आई डोंट नो व्हाई। मगर ये कि जैसे आपने मेरे से पहली दफ़ा मेरे से सवाल हुआ कि वो ऐसा कोई चीज़ थी। मगर ये कि जब मैंने उसको इंटरव्यू भी दिया, वहाँ पे दिया था, तो मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू रीजनेबल लेके आए होते हो तो आपको पता होता है कि यार होने के चांसेस अच्छे हैं।
मगर ये था कि आई वॉज एक्चुअली ओपन। मैंने फोटोज में भी आई थिंक उसको अप्लाई किया हुआ था, उसका बाद में था, तो मेरा ये ओपन था कि अच्छा अगर यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिस भी फॉर्म में चला जाऊँगा। और आई डोंट नो ऑन 2-3 फॉर्मों में और भी अप्लाई किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो बस चुप करके आराम से काम। वो ज़रा उस वक़्त वो थोड़ा सा जो माइंडसेट था, अब आजकल की माशाल्लाह जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा वो एक तो उनकी नॉलेज फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इतना नॉलेज फैक्टर होता ही नहीं था, हमें फॉर्मों के इवन नाम भी पूरी तरह नहीं पता होते थे। फॉर एग्जांपल कासा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन, मुझे पूरे आर्टिकल से पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करती है, हालांकि वो कई सालों से है। तो बड़ी हम मतलब नॉलेज वाइज मुझे लगता है कि आजकल बच्चा बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट बहुत एक डिफरेंट लेवल पे। अच्छा सर, आर्टिकल्स शुरू हो गए और आर्टिकल्स हर दौर में ही मुश्किल रहे हैं। ऑब्वियसली फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता बंदा, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा तो बहुत पैसे भी नहीं कमा रहा, वो भी स्टाइपेंड नहीं मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पे एग्जाम की अपनी प्रेशर होता है कि आपने पेपर भी पास करने हैं ड्यूरिंग आर्टिकल्स, और चौथे नंबर पे फर्म के अपने काम का इतना लोड होता है। तो एक वो जो है ना, एक प्रेशर कुकर ही होता है जिसके अंदर बंदा होता है, वो कभी किसी तरफ कभी किसी एंगल से परेशान ही होता है। इस टाइम को कैसे देखते हैं और आपने इस टाइम में कैसे इस सारी प्रॉब्लम को देखा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि अगेन वो उस टाइम पे इसको समझना मुश्किल होता है, मगर आज शायद यहाँ पे मैं कुछ भी कह दूंगा आपको तो और बात होगी। उस वक्त के जज्बात पहले मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त जब मैं फर्म में गया तो मेरे पेरेंट्स उम्रे पे जा रहे थे। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मेरे लिए वो जिसे कहते हैं ना पर्टिकुलर मम्मी डैडी बच्चा है जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे उन्हें बुलाया, बुला के कहा अच्छा आ जाएं, और पहले दिन था। अच्छा तो आप आउट ऑफ सिटी जॉब थी, तो उन्होंने कहा आप देख लें हमें किसका गाड़ी है। मेरे पास गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी होती थी मेरे पास। तो उन्होंने कहा अच्छा ये आप गाड़ी ले जाएंगे। मैं छोटी गाड़ी लेके कभी शहर से बाहर गया ही नहीं था। एक सिर्फ एक वही रास्ता था, मैंने बताया था कसूर, और मैंने कसूर जाना है और आ जाना है। और ये ज़रा थोड़ा सगिया साइड पे क्लाइंट था। तो खैर ये कि टिमिडली मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले जाऊंगा। खैर मैंने गाड़ी चलानी शुरू की। मेरे सीनियर, पहले सीनियर, अल्लाह उनको जन्नत में करवट करवट जगह दे और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मतलब अमेजिंग पर्सन, मतलब उस लेवल का इंटेलेक्चुअल सीए में कम ही होता है। और एक ऐसा बंदा जो उस टाइम में उसने ईआरपी पे और ओरेकल पे डिप्लोमा किया हुआ था, एक एक्सट्रीमली शार्प बंदा। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर फर्म के अंदर मुझे किसी बंदे ने बनाया, रेपुटेशन बनाई, फर्म में उठना बैठना सिखाया, डिफरेंट चीज़ों के एटिकेट्स, क्योंकि देखिए आप जनरली आपके घर का माहौल और होता है, वर्क का माहौल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल फ़र्क होता है। और बड़ी फर्म में मुझे लगता है कि अगेन आपको रहते हुए बहुत ज़्यादा समझ का मुजाहरा करना है। हम बहुत ज़्यादा जनरली लूज टॉक कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस बंदे ने सिखाई। और मतलब ये कि फवाद अहमद उनका नाम था। कोविड में सैडली सो उससे पहले थोड़े बीमार थे। कोविड में समा उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और वो हमारे साथ नहीं रहे। तो वो जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मगर ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें कि मेंटोर की हैसियत या आपके पहले सीनियर की हैसियत बहुत मैटर करती है। और फवाद इन शॉर्ट कि मैंने जब पहली जॉब की, मैं फवाद के साथ डे वन पे उस जॉब पे गया। आखिरी दिन तक मैं और फवाद इकट्ठे थे जॉब पे, और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता था कि हमने फाइल को रखना है अलमारी में तो जॉब क्लोज होनी है। वो फाइल की क्लोजर, बॉक्स फाइल से कन्वर्जन सब कुछ करके वो मैं फवाद से निकला। तो फवाद ने अगले सीनियर से बात की हुई थी कि असद फलानी जॉब पे फलाने दिन आएगा। पहली जॉब भी अच्छी थी और दूसरी जॉब भी एक एमएनसी में फवाद ने रेफर की, और वही एमएनसी को मैंने 4 साल बाद एज ए सीनियर भी किया। वो मैं नहीं, डेफिनेटली नहीं करता अगर पहले साल ने फवाद ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी ना दी होती। क्योंकि मोर और लेस जब आप शुरू में आ रहे होते हैं तो हर बंदे की जील होती है, हर बंदे की कोशिश भी होती है। इवन जब हम बात करते हैं बड़ी फर्म की भी, तो बड़ी फर्म में भी क्लाइंट्स होते हैं, हर फर्म में क्लाइंट्स होते हैं। तो मगर हर बंदा अच्छे क्लाइंट्स पे, क्लाइंट्स तो सारे अच्छे होते हैं, मगर ये होता है जिसको आप कहते हैं ना एक बहुत क्लाइंट जिसको ब्लू चिप समझा जाता है, उसमें हर बंदे की जाने की ख्वाहिश होती है। तो फवाद ने वो, मेरा ख्याल है कि एक मेरी रिप्यूट बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और वहाँ से फिर स्टोरी शुरू हुई, और उन्होंने गाइड किया। और उन्होंने कहा कि यार इवन जब मैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने उस टाइम के अंदर हमारे यहाँ एसीसी की एग्जाम्पशंस अवेलेबल थी, तो फवाद ने कहा कि असद ये जो है ना एसीसी की ना एग्जाम्पशंस लो और आपने ना एसीसी क्वालिफाई करना है। एसीसी क्या चीज़ है? तो एसीसी एक डिग्री है, यूके की डिग्री है आपने। तो मैंने घर आके कोई बात नहीं की वाले साहब से, तो मैंने अगले दिन जाके ऐसे ही कह दिया। मतलब बुरी बात है मगर झूठ ही बोला। मैं जाकर नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सकता। तो फवाद फवाद थे, और उनका अपना एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल था। वो वैसे अगर आप उनसे मिलते तो काफ़ी सख्त मिजाज लगते थे, मगर सच अ डेडिकेटेड, और वो जिसे कहते हैं ट्रस्ट वर्दी और लॉयल टाइप का बंदा।
पैसों का मसला नहीं होता, पैसों का ज़िंदगी में मसला होता ही नहीं है जी। फवाद कोई मसला नहीं होता, मगर पैसे नहीं है ना तो छोड़ देते, रहने देते। नहीं, अगले दिन एक और मेरे सीनियर अज़हर रहमान, स्कूल में भी हम इकट्ठे थे, तो फवाद और अज़हर ने पैसे पूलिंग किए, गाड़ी ज़रा गुलबर्ग में लेना। अब मुझे पता ही नहीं एसीसी का ऑफिस वहाँ पर, मुझे वहाँ ले गया, नहीं जी आपका तो एडमिशन कराना है। तो अब नॉट नोइंग एनीथिंग मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। अब मैं क्या कर सकता, घर आया वाले साहब को बताया, उन्होंने कहा कोई झाड़ी नहीं, उन्होंने कहा यार इस तरह तो नहीं करना, तो बताना था, अगर वो सीनियर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, सीनियर्स को पता होता है क्या करना होता। वहाँ से मैंने एसीसी शुरू किया, और फिर कुछ हालात मेरे ये होते थे कि ऑब्वियसली एसीसी के सब्जेक्ट बेस डिफरेंट था, कुछ मुझे एग्जाम्पशंस मिली, मगर आइडिया यही था कि अब मैंने 1.5 साल पर अटैम्प्ट है, 1.5 साल के अटैम्प्ट से पहले मैंने एसीसी क्वालिफाई करना। मैं, मेरी एक और बैचमेट भी थी माशाल्लाह, आजकल वो सरकारी ओहदे पे, उनका नाम नहीं लेता। तो हम लोग जो हैं और लोग भी, मतलब बहुत सारे हमारे उस वक्त जो लोग थे वो कर रहे थे। हमारे पास चूंकि ये कोई हमारा सी ए टीयर के हम स्टूडेंट्स थे, तो इसकी हमारी लीव नहीं थी, तो किसी भी एग्जाम में लीव नहीं थी। मतलब ये कि अगर एग्जाम अगले दिन है तो सिर्फ एग्जाम डे के टाइम की आपकी लीव है, आपको उससे पहले कोई लीव नहीं है। तो बहरहाल वो एग्जाम्स दिए, और जब मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, क्वालिफाइंग अटैम्प्ट पे आया, तो एग्जाम्स विड्रॉ हो गए। तो जब एग्जाम से विद्रॉ हो गई तो मेरा वही स्टेटस आ गया कि अगर मैं पूरा एसीसी कर भी लूंगा तो सी इंटर है, तो सी इंटर तो मैंने आई कैप से ऑलरेडी किया हुआ था, तो मेरा एग्जाम्शंस का वैल्यू खत्म हो। इन एनी केस ये है कि फिर मैंने उसको एग्जाम्शंस को छोड़ के उसको क्वालिफाई किया, और मॉड्यूल ई की भी अटैम्प्ट दी, उसके भी 3 पेपर पास किए। साथ साथ मैंने लॉ भी शुरू किया हुआ था, और ये लॉ मैंने अपने फाउंडेशन के दौर के अंदर वो क्लासेस वगैरह ली, जो मेरे पास गैप वहाँ पे मिल गया, इवनिंग क्लासेस वहाँ पे वो एक कॉन्सेप्ट होता था, उसकी भी मेरी एक अटैम्प्ट रहती थी, मैंने वो अटैम्प्ट भी वहाँ पे बल्कि मेरी वो थर्ड अटैम्प्ट उस वक्त लॉ की रहती थी। अगर मैं उस वक्त ना देता तो मेरा लॉ बेसिकली वो, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि विद इन आपने 3 ईयर्स लास्ट पार्ट देना है, वो पार्ट भी दिया। तो इन एनी केस ये कि वो एक बड़ा मुश्किल सा टाइम था जिसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्स को मैंने अप्रोच किया। और मैं एक दफ़ा असाइनमेंट एक कर रहा था, तो एक कराची से कुछ लोग आए हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और एक आउटसाइड सिटी असाइनमेंट में, बहुत सारी असाइनमेंट्स आउटसाइड सिटी की जिसमें मैं गाड़ी पे टीम में लेके जाता होता था, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारी प्लानिंग होती थी। तो कराची से कुछ लोग आए हुए थे, और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया गया कि आप इनके साथ करें, और वो एरिया भी मुझे पता था, शाहदारा साइड का मैं जाता था, उन्हें पता था कि ये कंफर्टेबल है, यहाँ पे सेफ होगा, ये लोग जा रहे हैं। तो खैर वो फर्म्स में ये होता है कि अगर कोई असाइनमेंट दूसरे आपके शहर की है तो स्टाफ आएगा, और कुछ स्टाफ लोकल होगा, तो आप मिलकर काम करते हैं, एक अच्छा आपकी लर्निंग का वो होता है। मतलब सीनियर आए, उन्होंने काम किया, उनका स्टाइल था। शाम में फिर उनका ये होता था कि हमने लाहौर फिरना है, अच्छा से बताओ कहाँ जाना है। अब मैं तो इतना फिरने टुरने वाला था ही नहीं, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और बहुत थोड़ी सोशल लाइफ। नहीं नहीं, हमने लिबर्टी जाना है, हम लिबर्टी जाएंगे। अच्छा, वो लिबर्टी फिर रहे हैं, मैं आराम से गाड़ी लेके बैठा, वो आ गए हैं, और अपना उन्हें कपड़े शपड़े चेंज करने। वो असाइनमेंट भी ऐसी थी कि वो कपड़े शपड़े, आपका सारी चीज़ें जो है ना वो टायर मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड था, तो बहुत ज़्यादा उस पर वो आपका जो है ना सारा, जैसे कहते हैं सही मानों में काला की मली गई होती थी। तो बहरहाल वो आके फ्रेश अप होना है, उन्हें शाम में निकल जाए। तो इसी तरह शाम में एक दिन 7 दिन का काम था, तो ऑब्वियसली हम फ्रेंडली हो गए, और काफ़ी वो उनका अच्छा था। तो तीसरे चौथे दिन मेरे से उन्होंने पूछा, आसद तो तुम बड़े टेंस हो, क्या मसला है? मैंने कहा जी मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ तो रूटीन है कराची के अंदर, हम तो 3 दिन क्वालिफिकेशनें कर ले होते हैं। तो पता है मैंने कौन कहा, उसने अपनी 3 क्वालिफिकेशनें गिना दी। साथ जो बंदा बैठा उसने कहा जी मैंने भी 3 क्वालिफिकेशनें की। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा हम तो सोचते थे कि बड़ा आप काम कर रहे हैं, तो ये एक रूटीन चीज़ है। सो कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करते हो कि देखो, हार्ड वर्क का एक टाइम है आपका ज़िंदगी का, उस टाइम पे अगर आप सही एफर्ट कर जाते हो, तो जिसे हमारे सीनियर्स कहते थे ना, आप कुंदन बनते हैं। सही बात है कि आप कुंदन बनते हैं, आपको काम की जो डेप्थ समझ आती है ना, वो तभी आती है जब आप काम करते हैं। एग्जाम पासिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। मगर मैं हमेशा फर्म में भी बच्चों को यही कहता हूँ, और जनरली जब आई कैप में बात करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, या और कोई मौका मिलता है, तो और आप सब भी इस बात को वाउच करते हैं, अगर आपने एक दफ़ा समझ के काम किया है और आप एग्ज़ाम देने गए हैं, तो आपको कभी प्रॉब्लम। इसकी एक बड़ी एग्जांपल ऑडिट है। मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को शायद एक दफ़ा ट्यूशन लेते हुए पढ़ा होगा, या एक दफ़ा, एक दो दफ़ा और भी रीडिंग की होगी। मगर जॉब पे जब भी मसला आया, मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड खोल के पढ़ा। फवाद जो मेरे सीनियर थे, उसके बाद लेटर ऑन बिलाल एहसन मेरे सीनियर थे, इन लोगों ने कहा कि यार आप किताब खोल के साथ साथ पढ़ो, आपको पता चलेगा किस काम को आप क्यों कर रहे हो। कोई असर्शन हैं तो उसको कौन सा स्टैंडर्ड लेके, वर्किंग पेपर है तो हम ये क्यों कर रहे हैं, उसको साथ साथ पढ़ो। अगर वो चीज़ आपके अंदर चली जाएगी कि दिस इज़ एज पर द लॉ, फिर आपको उसको ना रटा लगाने की ज़रूरत है, ना कोई ह्यूज कराने, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और ऑडिट मैंने आई कैप का भी पास किया, ए सी सी का भी ऑडिट, और एक हमारा एडवांस्ड ऑडिट का पेपर था, वो भी मैंने पास किया। और मैं बता रहा हूँ कि मेरी ऑडिट की टोटल स्टडी शायद एग्जाम लीव्स में होगी, जिसमें ना पास्ट पेपर जैसे रूटीन में आप करते हो, मगर कोई उसमें आपको ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्डवर्क हो, जैसे मैंने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए या बी एफ टी के लिए आर्स एंड आर्स की प्रैक्टिस की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो कई दफ़ा आप वो काम करते हो, इवन रिपोर्टिंग के अंदर भी यही है, कंसोलिडेशन आपको पता है, उसके लिए आपको एफर्ट करना है, किस तरीके से आप उसको करेंगे, कौन सा वे लेंगे, आप पढ़ाते हैं, आप सबको पता है। मगर ये कि मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में रिपोर्टिंग में भी आपको, अगर आपने लिस्टेड कंपनी की रिपोर्टिंग की हुई है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करने वाली टीम्स में मैं था, तो वो आपको एक्चुअली इतना इशू ही नहीं आता, आप उसको बड़े आराम से अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, हम कई दफ़ा घबराते हैं कि हम काम करते हुए क्या होता है। मैं लीव्स पे गया, मैंने फर्स्ट पार्ट देना था अपना सीए का फाइनल वाला। तो मेरे खालू मेरे पास आए और उन्होंने ना एससीसीपी के रिलेटेड कोई उनकी क्वेरी थी, उन्हें कोई नोटिस आया हुआ था। तो मैंने वो देखा और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मुझे उसका कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने, बिजनेसमैन है, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, तो उन्होंने कहा यार मैंने देखा था अब तू सीए कर रहा है। एक सीए का एक इमेज होता है ना कि यार सीए तो बड़ा समझदार होगा। अब मसला है कि हमने तो ऑडिट पढ़ा है, हमने तो उसमें तो कल भी ऑडिट साइड पर रहा था, तो मुझे टैक्स और कॉर्पोरेट का खालू मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। मगर पढ़ ले, उन्होंने कहा यार पढ़ ले, इसका कोई जवाब बना दे। अच्छा, आप यकीन मानो मैंने उसको पढ़ा, उसका मैंने पढ़ने के बाद थोड़ा सा टेक्निकल साइड थी, मैंने उसको पढ़ने के बाद उसका जवाब बनाया। उसका जवाब बना के मैंने उनको कहा कि मैंने जवाब बना दिया, अब आप चाहेंगे किसी लॉयर वगैरह या तूने बना लिया, बस ठीक है हम भेज देते हैं। अच्छा, फिर मैंने उसको रीड्राफ्ट करके उसको प्रॉपर उनको सेट करके लेटर फॉर्म में दिया। वो अपनी तो प्रैक्टिस आपको हो ही गई होती है, आप लेटर वगैरह में, मैंने बना दे दी। वो एक पोर्शन था जो कि हमारे कंपनी लॉ के फाइनल एग्जाम में मौजूद था, मगर हम में से कोई उसको कभी पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि कभी वो टेस्टेड ही नहीं था। मैं एग्जाम में गया, एग्जैक्टली उस चीज़ पे 10 नंबर का सवाल था। सो आई थॉट कि कंपनी लॉ उस टाइम पे जो बहुत मुझे लगता था कि काफ़ी उसमें बहुत सारे लॉज थे, और पासिंग भी मुझे लगता है कि हमारे लिए काफ़ी फॉर्म में आते हुए जो आप कहते हो ना, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लॉ को भी ग्रेस्प करना इतने सारे लॉज को टफ हो जाता है ना, तो हर लॉ आप पढ़ भी नहीं रहे हो, कुछ आपने देखे हैं कुछ नहीं देखे। अब वो लॉ मेरे सामने आया जिसमें मेरे किसी बैचमेट को उसका आंसर नहीं आता था, नन ऑफ देम। इवन जो हमने ट्यूशन में पढ़ा हुआ था, तो उसके अंदर भी नहीं हमें वो पढ़ाया गया हुआ था, मगर मुझे उसको एग्जैक्टली पता था कि वो मैंने तो लेटर बनाया हुआ था। तो कई दफ़ा आप देखो, हाथ से काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो आपके कितने काम आ जाएगा, और उस एक से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि लिंकेज इंपॉर्टेंट है। आज मैं देखूं तो तब ऑब्वियसली हम वी वर लकी कि हमारे सीनियर्स, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, पार्टनर्स की, मैनेजर्स की, मतलब इन सब की बड़ी सपोर्ट रही थ्रू आउट जो आपकी काम करते हैं, और अच्छा कल्चर था मेरे ख्याल में, जिस कल्चर से एक्चुअली आप सीखते हैं। मगर ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये आदत डाली गई कि यार लिंक करना है पढ़ाई के साथ काम को। अगर आप काम में ठीक नहीं हैं तो पासिंग अपनी जगह मैटर करती है, मगर आपका काम भी बड़ा मैटर करता है। सो एक आपने एक फाइन बैलेंस में लेके जाना है। सो आज की डेट में भी यही है कि एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मगर मुझे एक चीज़ लगती है जो मैंने शायद नहीं की, ये कि थोड़ा सा आपको सोशली भी ओके होना चाहिए। और ये कि बहुत ज़्यादा अगर आप काम भी कर रहे हैं और अगर आप अपना बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर कभी कोई शादी है, कोई चीज़ है, या आपके कोई दोस्त वगैरह कहते हैं अच्छा यार आप मूवी देखने चलते हैं या खाना खाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वो वेंट भी करना चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह से माशरे में तनाव है, तो यंगस्टर्स के लिए मुझे लगता है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्पेशली स्टूडेंट्स अगर आपका ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कि वो भी एक पार्ट है। मगर वो ये नहीं है कि आप सारा वीकेंड ज़ाया कर दें, आप 2 या 3 घंटे उसके लिए रखें, बाकी टाइम आप स्टडी करें। क्योंकि ये एक सीरियस एग्जाम है और एक सीरियस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए। और देखिए ना, एक अगर नाम आपके नाम से सीए जुड़ जाता है, तो अगर मुझे नहीं याद पड़ता, मैं टैक्स ऑफिस एक दफ़ा भी गया हूँ और मैंने अपना कार्ड भेजा हो, बंदा या बंदी जानते हो या ना जानते हो, उन्होंने 5-10 मिनट से ज़्यादा वेट कराया। आप हमेशा सोसाइटी में आप देखें, आप जहाँ भी जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेजेंड्स जितने भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हमीद चौधरी साहब, शौकत अमीन शाह साहब, और बहुत से हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोफेशन को हमारे नॉर्थ साइड पे परवान चढ़ाया है। एस एम मसूद साहब है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो आइकॉन्स हैं अपने अपने टाइम के, और बहुत सारा उनका लेमनाई निकला। मतलब आप देखो, उन्होंने एक लेवल पे ले आए। अब हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने उस लेवल पे अपने आप को खड़ा करना है। हर बंदा आपको उस पे, उस मेयार पे आपको नापेगा कि यार ये उस लेवल पे खड़े हैं कि नहीं खड़े। सो इट्स वेरी टफ। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अगर भाई मेरा लायक था उस टाइम के ऊपर, तो मेरे लिए वो एक कॉन्टिन्यूस चैलेंज था। एज चार्ट अकाउंटेंट्स हमारे पास ये चैलेंज है कि हम हमारे असलाफ के साथ हम मैयर होते हैं। मुझे नहीं ऑनेस्टली लगता कि कम से कम मैं उनके करीब खड़ा हूँ अपने असलाफ के, सीएस के, जिस तरह के वो लेजेंड्स थे। मगर ये कि स्टिल ये कि एक एफर्ट जरूर करना चाहिए कि यार हमने ये गिरने नहीं देना और इस झंडे को उठाई रखना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा सर, आपने फर्गुसन से आर्टिकल्स कंप्लीट किए और उसके बाद आपने प्लान किया कि आप जो है ना अपनी फर्म, आपने एक फर्म भी ज्वाइन की, उसके बाद जॉब नहीं किया, और बल्कि आपके थ्रू आउट द करियर कहीं पर भी जॉब नहीं है, आपने प्रैक्टिस ही की। और उसकी कोई खास वजह है क्या, बस रास्ता इस तरफ मिला? यार मैं कहूँगा इस विल ऑफ अल्लाह। मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि मैं फर्म से निकल के प्रैक्टिस शुरू कर दूँगा। मेरे किसी भी आप बैचमेट को आज मिलें या किसी मेरे सीनियर को मिलें,
तो वो नहीं कहेंगे कि असद जो है उस मतलब कुछ देखो ना प्रैक्टिस के लिए कुछ एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा मुझे इनिशियली स्पीकिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्म में जाता था, जैसे मैंने कहा मैं आता था घर, भाई मेरा उस टाइम पे था नहीं, हम दो ही भाई हैं। वो इंग्लैंड गया हुआ था अपनी स्पेशलाइजेशन वगैरह करने के लिए, डॉक्टर है। तो पेरेंट्स मेरे और मेरा भाई का उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था। तो जब मैं जाता था तो नॉर्मली पेरेंट्स रात में अम्मी के आंसू निकल रहे हैं, वाले साहब के आंसू निकल रहे हैं, तब फ़ोन कॉल्स भी महंगी होती थी, इतनी वीडियो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये बात करते थे। एक बड़ा एक टर्मोइल का टाइम था मेरे कम से कम 2 ढाई साल का उस टाइम पे, जब ये लोग इनिशियली गए, थोड़े पेरेंट्स बाद में सेटल हुए, मगर एक वो एक लॉन्गिंग होती है ना, पोते के साथ एक अटैचमेंट होती है। बच्चों का तो चलो जो होगा सो होगा, उस छोटे बच्चे के साथ बड़ा। अब मैं उनको मेरी ज़्यादा एम्फोसिस होता था कि यार मैं पहुंचूं जाके इनको देखूं घर के क्या हालात हैं, बाकी चीज़ें मैंने या ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई करनी है, तो मेरा ये होता था कि यार 2 से ढाई घंटे पढ़ना ज़रूर है, जो भी हो जाए, रात को 12 बजे भी घर आना है ना, तो 2 ढाई घंटे पढ़ के सोना है। ये भी एक सीनियर ने बात कही थी और हमेशा कोशिश की वो पूरी हो, कि 12 बजे भी घर आए ना तो चलो घंटा ही पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले, चलो नहीं पढ़ा गया तो चलो सुबह उठ के नमाज के बाद पढ़ ले। वैसे मैं नॉर्मली सुबह नहीं पढ़ता रहा, मैं रात वाले ही पढ़ने वाला बंदा रहा। मगर ये कि इन एनी केस ये कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस सारी को अगर इस तरीके से देखना शुरू करो तो बहरहाल ये है कि टाइम पासिस। सर क्या कहते हैं, उसके बाद एक एक ये पहलू भी है कि आपने 2006 में यू गॉट मैरिड एंड 2007 में आप जो है वो क्वालिफाई हुए और फिर उसके बाद आपने की। तो कुछ अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या अगर आपकी 2 4 पेपर रहते हैं तो क्या शादी कर लेनी चाहिए या पहले पेपर पास करें फिर ही शादी करें? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार ऑनेस्टली यहाँ तो मैं अपनी वाइफ को क्रेडिट दूंगा। और बड़ी मेरा ख्याल है कि मेरी वाइफ जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो मतलब बहन भाई काफ़ी लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। उसने बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, और तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सीए की डिग्री में एक ही पेपर रहता है। हाँ, ये अपने रिलेटिव्स को समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कि मेरा एक ही पेपर रहता है और वो पेपर मेरे कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि देखो सीए मेरे टाइम के अंदर, वो सीए हमारे टाइम पे अब तो हो गया हुआ है कि आपके पेपर पहले तो ये होता था रेफर लैप्स हो जाता, तो उस टाइम पे वो रिस्क खत्म हो गया हुआ था, और मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी चीज़ थी, एक बड़ा प्रेशर आप पे उस वक्त स्टैंड करता है। मगर ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाइफ ने बहुत साथ दिया। और जब और ऑनेस्टली जब मैं शादी कराने का मतलब मेरा जो फैसला था वो मेरा नहीं था, एक्चुअली पेरेंट्स का था। पेरेंट्स ने सोचा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके आया हुआ था, तो मैं एक तरीके से 2 साल बाकियों से या 1.5 साल बड़ा भी था अपने एज ग्रुप के अंदर। तो बस उन्होंने सोचा कि यार हम एक फ़र्ज से पूरा कर लेते हैं। और मैंने उस वक्त इतना कोई सच्ची बात है कोई दिमाग इतना अप्लाई नहीं किया कि किस तरीके से होगा, बस ठीक है अल्लाह घर ताला की वाले मर्जी कह है, रहे ठीक हैं है तो उन्हें कह दिया बस ठीक है कर लेते हैं शादी। और अरेंज मैरिज थी। बहरहाल ये है कि शादी के बाद ऑब्वियसली मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मैंने जो अटैम्प्ट दी, मज़े की बात है, शादी से पहले वाली वो एक ही पेपर रहता था। आई वॉज वेरी श्योर फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं पास हो जाऊँगा। बल्कि एक चार्ट अकाउंटेंट वाले साहब के जानने वाले भी थे, वो आए भी शादी में, उन्होंने मुझसे सवाल किया, अच्छा तो आपने असद अटैम्प्ट दी हुई है, कितने पेपर आएंगे? मैंने कहा जी एक पेपर रहता है। अच्छा कैसा हुआ था? मैंने कहा ठीक हुआ था, पास हो जाओ। पास हो जाए पक्की बात है? मैं कहा हाँ जी पास हो जाओ। सो कॉन्फिडेंट, मतलब मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी। सो मगर ये अलग बात है कि शादी होने के मेरे ख्याल है कोई 7 8 दिन बाद रिजल्ट आया तो मैं पास नहीं था। सो दैट वाज अ बिग शॉक, दैट वाज बिग शॉक कि अब ये है कि अब वो एक टफ कॉल है। नहीं, ये पहली बार शौक 2 बंदों के लिए था, वरना इससे पहले तो सिर्फ आपके लिए ही होता। हाँ ऑब्वियसली यार वो था, मगर ये है कि उसके बाद फिर ऑब्वियसली वाइफ की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। फिर वो उसके पास बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी कि यार ये डिग्री है, मैं उसको बताया कि इंपॉर्टेंट है। और फिर ये क्या हुआ, मतलब मेरा एक बड़ा रीज़न कि मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं किया और फर्म में ही ज्वाइन किया, वो मकसद यही था कि मैं मेरे पास टाइम टू स्टडी मोर होगा। मैं चाहता था मैं जल्दी क्वालिफाई करूं और मेरे पास टाइम मिले स्टडी के लिए। तो मैं इस सेटअप में आया तो मैंने ये देखा कि यार ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और टैक्स का पेपर भी था और टैक्स का यहाँ स्ट्रॉन्ग फुटिंग थी, तो मैंने कहा हाँ, मुझे ये एक्सपोजर मिलेगा, मैं यहाँ सीखूंगा। उसके बाद फिर जैसे अल्लाह ताला की मर्जी हो, देखिए कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं बनाया हुआ था, कोई इतना फिक्स माइंड। मगर ये कि वहाँ पे अब जो ये वाली बात है, शादी वाली बात, यार ये रिस्क के फैसले अल्लाह के। कई दफ़ा जो रूह आपके घर आती है वो रिस्क लेके आती है। तो मेरा ख्याल है कि शादी के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एज फैक्टर क्या है, आपकी पेरेंट्स की ख्वाहिश क्या है। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत इंडिपेंडेंट, अगेन हमारी तरह के नहीं हैं। सो ये तो यकीनन यही सोचेंगे कि हम सीए करके फ़ौरन जॉब करें, अच्छे पैसे कमाएं, अब थोड़े से सेल्फ सस्टेनेबल सिचुएशन में जाएं। तो इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, यस आपको यही करना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। और मेरे सिनेरियो में ये था कि मेरे पास गाड़ी थी, जॉइंट फैमिली में मैं रह रहा था, तो मेरे पास उस तरीके के एक्सपेंसेस नहीं थे। और इन ऑल ऑनेस्टी शायद वो सोच उस लेवल पे नहीं थी कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इसको उस तरीके से पैसों को उस हिसाब से सोचना है।
जो कि शायद अगर मैं आज सोचूं और आज उसको देखना शुरू करूं तो वो शायद थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच थी। और आज का बच्चा कभी भी ये नहीं सोचेगा, मुझे 100% जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। सो शायद अब पीछे मुड़ के जाऊं तो मैं भी शायद ये ना करूं, मगर ये कि आज की जनरेशन और तरह सोचती है। सर जी 17 साल पहले आपने एक फर्म शुरू की शुएब साहब और जुनेदी शुएब असद चार्ट अकाउंटेंट्स के नाम से, और बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच एक चीज़ आप एक बिग फोर में मल्टीनेशनल्स की ऑडिट कर रहे होते हैं, और फिर एकदम आप स्क्रैच से अपना काम शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स, नया नया काम। मुश्किल तो होता है सर। ऑनेस्टली इमरान बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में ये शायद एक ऐसा डिसीजन है जो मैं आज अगर वापस जाऊं तो मैं ना लूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि मगर शायद वो टाइम ऐसा था, अगेन वो ये देखो ना, आप रियली डिपेंड करता है कि अगर आपके पास घर की सपोर्ट अवेलेबल है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में बैठे हैं, तो आपका एक प्रेशर लेवल फ़र्क होता है। और फिर मेरे पेरेंट्स का भी ये है कि उनका माइंडसेट उस तरह का नहीं था कि इसने जाना है तो फ़ौरन लाखों रुपए कमा के आएगा। वो दे वर वेरी कूल एंड काम ऑन इट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क आ जाएगा, रिस्क का क्या मसला है। सो उनकी माइंडसेट भी काफ़ी हद तक वो था। उसके बाद लेटर ऑन मुझे आई वाज लकी इनफ टू हैव शुएब एज माई पार्टनर। ऑनेस्टली शुएब मेरे साथ स्टार्ट ही हमने पार्टनरशिप से किया। इवन हम दोनों ने क्वालिफाई नहीं भी किया था तो हम मुमताज़ बलूच एंड कंपनी में इकट्ठे काम कर रहे थे। तो शुएब वाज और इज स्टिल हाईली कंटेंटेड पर्सन। मतलब मैं स्ट्रगल भी करता था और मैं कहता था शुएब क्या करें यार, जॉब ही कर लेते हैं, क्योंकि शुरू के साल तो बड़े इसीलिए मैंने टीचिंग भी की। शुरू के सालों में मैंने भी और शुएब ने हम टीचिंग करते थे और हमने 7 लॉन्ग ईयर्स आपने पैक में भी पढ़ाया है। पढ़ाया। हाँ, पैक में भी मैंने पढ़ाया और पैक में मैंने छोड़ा तब जाके जब मैंने नॉर्दर्न रीजनल कमेटी का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की जाफ़र साहब से कि जाफ़र साहब मैंने ना अब इलेक्शन लड़ना है। और जाफ़र साहब आपको पता है कि वो जिस तरह के हैं, वो बड़ा बड़ी मतानत से और बड़ा कम बोलने वालों में से, और बड़ा सोच के और बड़ा वो कैलकुलेटेड होता है हमेशा, उनका बात करने का मज़ा आता है। तो जाफ़र साहब ने मुझे बस सिर्फ एक लाइन कही, असद आई कैप का कोई डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं है रीजनल कमेटी का ना टीचिंग के साथ। मैंने कहा नहीं, मगर ये है कि फिर मुझे लगता है कि मैं कोई इतना, जिसे कहते हैं ना, कोई सुपरस्टार टीचर भी नहीं हूँ। तो एक आधा बैच में पढ़ा लेता हूँ, तो इतना कोई मुझे वो नहीं है कि मैं जो है वो पढ़ाऊँ। बहरहाल ये कि जाफ़र साहब ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने बिल्कुल अपना इलेक्शन कैंपेन में जाने से पहले मैंने पैक को छोड़ दिया था। अच्छा, आई थिंक समवेयर इन 2013 मैंने छोड़ा। और वही बात है कि 7 साल का पीरियड गुजरा, उसमें इवन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाया, ग्रेजुएशन में भी जो बीबीए के कोर्सेज हैं, एमबीए के कोर्सेज हैं। तो वो अच्छा टाइम पास मेरा हो रहा होता था। तो अच्छा एक लर्निंग का था, क्योंकि आप प्रैक्टिस शुरू करते हो तो यार दो ही तरीके हैं, या तो आपने देखना है कि काम मैंने क्या करना है, और मैं तो सबको यही कहूँगा कि काम आप वो करें जो आपको सही लगता है। टाइम आपका बचेगा ही बचेगा। तो आपने नेटवर्किंग कर सकते हो आप, या दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप बेसिकली कुछ ना कुछ टीचिंग में एंगेज हो जाओ। और टीचिंग से ये कि आपको सब्जेक्ट से ग्रुप भी आती है और आपकी वो काफ़ी वो फ़र्क रहता है। जी सर, थोड़ी लाइटर नोट पे बात करते हैं कि सर आप ने जब मैंने पहले आपको अप्रोच किया था तो आपने कहा कि मैंने अम्मी अबू के साथ उम्रे पे जाना है, और वो व्हीलचेयर पर भी थे, और मुझे याद है कि वो एक ऐसा टाइम था, फिर आपने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँगा। तो सर ये जो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, इसमें कितना आप वेटेज इस बात को देते हैं कि माँ बाप की दुआएं आप लेते हैं? अ, इमरान साहब, ऑनेस्टली सच्ची बात यह है कि हमारा मज़हब बड़ा क्लियर है। पेरेंट्स का आप एक दिन का आप एफर्ट किया हुआ वापस नहीं कर सकते। तो जो हमें हुक्म भी यही आता है कि जब वो उस उम्र पे चले जाएं तो आप उफ तक ना कहें। अब ये मैंने काफ़ी लोगों से बात की है कि उफ से आगे तो बंदा चला जाता है, मगर ये वाकई ये लेवल अचीव करना कि बंदा उफ ना कह रहा हो, मतलब आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं बात हो जाती। मगर ये कि जो पेरेंट्स का साया है ना, मेरा ख्याल है कि जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि वो कितना बड़ा गैप होता है। और अगर आप पास पेरेंट्स हैं तो मेरा ख्याल है आप पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। और वो दुआएं जिस तरह की पेरेंट्स से आती हैं, कहीं से नहीं आ सकती। और जो पेरेंट्स की सिंसेरिटी है आपकी ज़िंदगी में, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला की एक स्पेशल स्पेशल किस्म की, जो है ना, आप कह सकते हैं कि नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह ने आपको दी। और जब पेरेंट्स आपके बूढ़े हो जाएं और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि आपको उन्होंने चलाया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज से कोई मेरा ख्याल है 30-35 साल पहले उम्रा कराया, और वालिद साहब ने मुझे अपनी गोद में उठा के बाकायदा तवाफ किया। किया।
बहुत छोटा था, 3 साल की 3.5 साल की उम्र का था। तो मुझे इतना याद नहीं, मुझे याद है कि मैंने हजर असवद को बोसा दिया, मैं उनकी गोद में था। तो अब वो रिटर्न आप नहीं कर सकते, आज वो चलने की कंडीशन में नहीं थे, तो मेरी ये फिजिकल पावर नहीं थी कि मैं उन्हें उठा के तवाफ़ कराता। मगर कोविड से पहले उन्होंने इरादा किया हुआ था कि हम उम्रा करने जाएंगे, तब वाले साहब ने ब्रेन हेमरेज भी नहीं हुआ हुआ था, लेटर ऑन 2 दफ़ा उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। तो मेरे जहन में ये था कि इन्होंने इरादा किया था, तो अब इन्होंने उसके लिए अपना फ़ंड भी मुख्तस किया हुआ था, तो ये अब किसी ग्रुप के साथ नहीं जा सकते, अब जब भी जाएंगे तो मैं इन्हें खुद लेके जाऊँ। फिर वालदा के भी घुटनों के मसाइल आ गए, और फिर एहसास हुआ कि नहीं यार, वालदा भी अब उसी वाले साहब को वो संभाल भी नहीं सकती इस एज में, और ख़ुद भी वो इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकती, क्योंकि उनको भी व्हील चेयर की ज़रूरत हो। फिर मैंने बेगम से बात की, और मैं क्रेडिट दूंगा एक्चुअली अपनी बेगम को, जिसने मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा, और उसने कहा सर मसला कोई नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे और हम चले जाते हैं। फिर हमने ये सोचा कि बच्चों ने अभी तक अल्लाह का घर नहीं देखा, हमने काफ़ी ट्रैवलिंग मैंने बच्चों की करवाई, तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स में मैं अब तक ले सो आया, अफ्रीका के हर जगह में उनको चक्कर लगवाया। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा मिसिंग फैक्टर है कि अब बच्चे थोड़े से बड़े भी हैं, तो ऑब्वियसली इस एज में है जहाँ वो एक कनेक्शन फील कर सकते हैं, और दादा दादी के साथ होंगे, तो ऑब्वियसली बेटा माशाल्लाह मेरा बड़ा है, तो वो ऑब्वियसली एक सपोर्ट भी सिस्टम आ जाता है। क्योंकि मैं सोचता था कि व्हील चेयर चलानी मुश्किल होगी, मगर वहाँ जिस तरह की सिचुएशन है, इतनी सपोर्ट नहीं है, आपकी वाकई को 2 मंजिलें ऊपर आप व्हील चेयर लेके जाएं, तो ऐसे जैसे हम मरी की पूरी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब एक चक्कर आप काट रहे हैं, तो वो आधे पौने किलोमीटर से भी ज़्यादा का एक चक्कर है जो आपका सेकंड फ्लोर पे आ रहा है। सो बहुत टफ है मुझे लगता है, मगर शायद उसके मुकाबले में जो उन्होंने हमारे लिए बचपन में किया होगा या अब तक किया होगा, जो कि तो हमने कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। मगर ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा, अपनी बेगम और बच्चों को दूंगा, जिन्होंने एक्चुअली मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला कर भी नहीं सकता था। अगर वो सपोर्ट ना करते, वो सारी सिचुएशन ना आती, तो मुझे खुशी इस बात की भी है कि बेगम ने तो वालदा की व्हील चेयर चलाई, वो पार्ट किया, मेरी बेटी छोटी है, उसने भी तवाफ़ में एक चक्कर उनका अपनी दादी का लगवाया, बेटे ने दादा की एक्टिवली बहुत ज़्यादा व्हील चेयर पकड़ी और सारा किया। ऑब्वियसली एक सॉर्ट ऑफ एक टीम एफर्ट आप समझ लें बन गया। मगर ये कि मैं बेगम को अक्सर ये कहता हूँ कि अगर मेरा सवाब डबल होगा एक आम आदमी से उम्र का, तो आपका मुझे लगता है अल्लाह ताला की ज़ात इससे भी कई गुना ज़्यादा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा डायरेक्ट रिलेशन है। ऑब्वियसली पेरेंट मियाँ के पेरेंट्स का रिलेशन एक्चुअली वो एग्जैक्टली तो नहीं होता, मगर अल्लाह ताला को तो पता है कि ये स्ट्रगल वाला काम है, मुश्किल टाइम आपके लिए होता है। और खैर खैरियत से, क्योंकि जो वाले साहब की सिचुएशन थी, वो थोड़े मदीना में बीमार भी हुए, वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। और टाइम मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने क्या किया है, अभी मदीने से मैं मक्का जा रहा हूँ, और मैंने सोचा कि अच्छा इस तरह लेके चलते हैं, पहले मदीना कर लेंगे, पहले उधर हाजिरी हो जाएगी रोज़ा रसूल की, उसके बाद जाएंगे तो थोड़ी देर कंफर्टेबल होंगे, और फिर वो उम्रे के लिए आपने इतनी देर वो पहनना है, आपने जो पहना है आराम, वो मुश्किल हो जाता है बूढ़ा आदमी के लिए स्पेशली, और वो ठंड का एक फैक्टर भी जहाज़ में आता है। मगर थोड़ा बैकफायर हुआ, और वो अल्लाह ताला की होती है, तो वो पहले दिन वो उम्रा नहीं कर पाए। फिर सेकंड नाइट मैंने उनको रात को मगरिब इशा के बाद दोबारा जाके मिकात करवा के उम्रा करवाया, और उस हम सब ने भी दोबारा सेकंड नाइट दोबारा उम्रा किया। रात को हम 2 ढाई बजे आए, मगर ये कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्होंने कर लिया, और उन्होंने भी करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने कर लिया। तो मुझे ये लगता है कि बाकी सब काम आप करते हैं, मगर जो इस काम को करने से आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो किसी और चीज़ में शायद उस तरह नहीं है। सर, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद फिर आपको खुद भी परेशानी होना चाहिए कि आपको वोट कौन देता है। यार बात ये इमरान, माँ बाप की दुआएं इतनी समेटने के बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपकी मदद करते हैं हर एंगल से। मुझे मुझे देखो मेरा इसमें ना थोड़ा सा ये फैक्टर है कि अगर वाकई आपके पास माँ बाप की दुआ है, तो आपको कोई इशू नहीं। अ, बाकी जहाँ तक आपका इलेक्शन का सवाल है या आपका इलेक्टेड होने का सवाल, मुझे लगता है कि आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रो बोनो रोल में हैं। आपने ऑब्वियसली कुछ टाइम फैमिली को भी देना है, और मेजर टाइम अपने ऑफिस को देना है, जहाँ से आपने बेसिकली रोज़गार लेके आना है। तो ये तो प्रो बोनो है, तो यहाँ से तो रोज़गार नहीं है। मगर अगेन आपने एक खुद से ऑप्ट की एक जिम्मेदारी कि मैंने ये काम करना है, किसी ने आपको कहा नहीं था। फिर आपने उसको भी जस्टिफाई करना है कि अगर मैंने वो काम उठाया और मुझे जिम्मेदारी मिली, और उसके बाद जब आप इलेक्ट हो जाते हो, काउंसिल में आप जाते हो, तो आगे आपको कमेटियों के फॉर्म में डिफरेंट जिम्मेदारियां मिलती हैं। फिर आपकी जो एक तरीके से समझें, जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनका राइट है कि वो आपसे सवाल करेंगे आपने उस जिम्मेदारी को, उस पर्टिकुलर जो फर्दर डेलीगेशन थी, उसमें आपने क्या किया। और दावे या वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, मगर प्रैक्टिकली जब आपको 4 साल का एक मौका मिला हुआ है, तो उसके अंदर आपको ज़रूर ये कम से कम यहाँ से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है। और मतलब हाँ ऑब्वियसली यार बंदा सोचता है कि मैं और कर सकता था या और करने की गुंजाइश है, वो हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए। मगर ये कि अपने इंस्टीट्यूट के लिए करना, फिर वो आपका इंस्टीट्यूट है और वो किसी और का इंस्टीट्यूट नहीं है। आपके किसी एक्शन से किसी बंदे की
किस्मत का फैसला है, आपका रिजल्ट का फैसला, आपके लोगों के रिस्क के फैसले हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसका आपका जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के मामला हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड के मामला हैं, डिफरेंट आपके रेगुलेटर के साथ मामला हैं। उसके अंदर आप काउंसिल मेंबर के तौर पे जब सोच रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि एक इंडिविजुअल के नहीं सोच रहे हैं, अब आप पूरी मेंबरशिप का सोच रहे हैं, और आगे आने वाली जनरेशन्स भी आपके फैसलों से मुतासर होती हैं। फैसला गलत सही हो सकता है, मगर फैसला करते हुए जो आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्पेड वर्क है, एक मुश्किल काम है। असल में मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि अच्छा, वो माँ बाप की दुआओं के असर से या अल्लाह ताला की मेहरबानी से एनेबल होता है इंसान। ये कोई मैजिकल इफेक्ट इसको एज्यूम करना इज लाइक, मैं उसको नहीं, मुझे मुझे समझ आती। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे दुआ दी, मैंने ज्यादा पढ़ा और मैं पास हो गया, इसको ऐसे, या मेरे माँ बाप ने दुआ दी, पेपर खाली छोड़ के पास आ गया, ये मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये समझ आता है मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जिससे मैं ज्यादा अच्छा पढ़ सका और मैं पास हो गया। तो आपके केस में भी मुझे ऐसे लगता है कि ये माँ बाप की दुआएं अनेबल कर देती हैं, आपके वक्त में बरकत आ जाती है, आपकी नीयत के क्लास में बेहतरी आ जाती है। और जिस तरह से आप डेडिकेशन के साथ होमवर्क करके मीटिंग्स में जाते हैं और बाकायदा परफॉर्म करते हैं, एक वो बंदा जो कि एक टाइम पे शायर था और फिर उसके बाद उसके पास नॉलेज का इतना बार वो अपने पास जमा कर लेता है कि फिर उसके बाद जब वो स्टेज पर जाता है तो वो बोलता है और लोग देखते हैं कि यार ये बोलना बगैर बैक एंड वर्किंग के नहीं हो सकता। वो जितने वर्किंग पेपर्स हैं, जितने मीटिंग का एजेंडा है, उसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग लेना अपने अंदर एक काम है। फिर उसके बाद जिस जिस एरिया में आपने लीड किया है, जैसे सीपीडी की कमेटी थी, या बेस्ट कॉर्पोरेट अवार्ड की कमेटी है, या क्या कहते हैं ये स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिसेस के हवाले से जो कमेटी बनी है, उसमें सर परफॉर्मेंस माशाल्लाह अब फील होता है कि कुछ उस पर काम हो रहा है और इम्प्रूवमेंट आ रही है। बट मैं इसके बावजूद आपसे कहूँगा कि सर थोड़ा सा सीपीडी के बारे में बताएं, चूँकि एक तो आप खुद बाज़ औक़ात ना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि एक बंदा खुद बड़ा कॉम्पिटेंट हो ना, तो वो हल्की फुल्की कॉम्पिटेंस को कॉम्पिटेंस मानता ही नहीं है, जो कि उसका अपना स्टैंडर्ड ही बड़ा हाई होता है। नहीं, थैंक यू इमरान साहब, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। सीपीडी तो मुझे लगता है बैकबोन है प्रोफेशन का। इस दफ़ा एक काम हमने ये किया, जब मुझे सीपीडी कमेटी दी गई तो ट्रेडिशनली सीपीडी की कमेटी भी एक थोड़ी चैलेंजिंग कमेटी है। उसमें आपने पकड़ के सबसे पहले सोचना होता है, अच्छा इसके इनिशिएटिव्स क्या हैं, क्योंकि सेंट्रली आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब जहाँ तक जहानत की बात है, मुझे लगता है जितने हमारे चार्टर अकाउंट्स क्वालिफाइड हैं सारे बहुत सही हैं, क्योंकि सीए करने के लिए हार्ड वर्किंग हुए बगैर आपको तो सीए होता नहीं। आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका अपना एक माइंडसेट इस तरह का है जिसके अंदर आपकी ग्रूमिंग, आपकी जो भी फर्म थी उसने ऐसी ग्रूमिंग की है जिसमें आप पॉजिटिव रह के आपने क्वालिफाई किया, विद इन टाइम किया या आफ्टर टाइम किया, डजेंट मैटर। बात ये कि वो हमें हमें लगता है एज आई कैप कि ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो मोर और लेस हमारा सिमिलर प्रोडक्ट है। कॉम्पिटेंस वाइज हम समझते हैं कि हम एक सिमिलर पैरिटी लाइन पे खड़े हैं। जहाँ फ़र्क आ सकता है वो ऑब्वियसली आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल ग्रूमिंग से है, जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईफैक भी इसको रिकग्नाइज करता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड इस पे है। हमने एक तो काम ये किया, मुझे लगा कि कुछ हमारी इसमें ना अवेयरनेस का भी है, तो हमने एक वॉइस ऑफ सीए पाकिस्तान रिकॉर्ड कराया हुआ है ऑन सीपीडी इन इटसेल्फ, कि सीपीडी में होता क्या है। और उसको जब हम डिस्कस कर रहे थे टीम में, इनसाइड एग्जीक्यूटिव टीम में हम बात कर रहे थे, तो मुझे बात हुई तो उन्होंने कहा सर ये बहुत बेसिक नहीं हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बेसिक हो जाएगा, मगर एटलीस्ट जो हमारे नए मेंबर आएंगे उनके लिए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि आप जब आते हैं उतना आप उस तरीके से चीज़ों को शायद नहीं देख पाते, टाइम नहीं मिलता। कई दफ़ा आपके सीनियर मेंबर्स भी हैं, कई दफ़ा चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस में, अपनी इंडस्ट्री में इतने बिजी होते हैं काम में, आपको नहीं टाइम मिलता। तो उसको थोड़ा सा हमने कोशिश की सम अप करें। एक तो हमने वो काम किया, उसके छोटे से आप कोशिश करेंगे छोटे से और भी स्निपेट्स वगैरह चलाएं ताकि लोगों की फर्दर अवेयरनेस बढ़े। फिर हम सेंट्रल सीपीडी को, जो हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका जो विजन है वो ये है, और जो काउंसिल ने शुरू में एक स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें ये था कि हम एक तो सीपीडी कैलेंडर अपडेट करेंगे। जब मैं इंडस्ट्री में भी लोगों से मिला पिछले सालों में, तो एक हमेशा से एक बात आई कि यार सीपीडी आपकी जो है ना है, मगर सीपीडी अचानक आती है। तो अब आप नोट करें तो अगर आप सीपीडी कैलेंडर पे जाके गूगल आउट करें आई कैप, तो आपको सीपीडी कैलेंडर का एक लिंक मिलता है। तो जो एक्टिविटीज़ आने वाली हैं वो आपके सामने आ रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो गई हैं उसमें आ रही हैं। हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम एलएमएस कहते हैं, वो पिछले साल में बनना शुरू हुआ था। हमने और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मतलब आई कैप की जितनी मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो नॉर्थ में हो रही हैं या साउथ में हो रही हैं, डिफरेंट कमेटीज़ करा रही हैं, हम कोशिश करते हैं उनमें से 70-75% जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एलएमएस में हम अपलोड कर दें, और वो मेंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो रात देखें, सुबह देखें, जब मर्जी देखें। इन एक्चुअल फैक्ट हमारी रीजनल कमेटी में जब मैं था तो हमारी जो टीम थी उस वक्त, हमने 2000
16-17 में फर्स्ट टाइम NRCE लर्निंग शुरू की थी। और आइडिया यही था कि यार किस तरीके से ये रिमोट लर्निंग मिल जाए लोगों को, आराम से वो अपनी लर्निंग करें अपने टाइम के ऊपर। सो LMS भी अवेलेबल है, फिर यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, उसको भी हम बीफ अप करते रहते हैं, फेसबुक लाइव बहुत सारा अवेलेबल है। अच्छा, अब जो अगला स्टेप जो हमें दिया गया वो ये टारगेट था कि हमने सेल्फ पेस्ड CPD लानी है। सेल्फ पेस्ड CPD का मतलब ये है कि सेल्फ पेस्ड ऑटोमेटेड होगी, पूरी प्रेजेंटेशन चलेगी, आपको मटेरियल होगा अवेलेबल डाउनलोड करने के लिए, प्रेजेंटर भी आपको नज़र आ रहा होगा या नज़र आ रही होंगी, और वो पूरा आपका स्ट्रक्चर्ड वे में वो प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, आप मटेरियल पढ़ लेंगे, 1.5 घंटा 1.25 घंटे होंगे, उससे चैलेंज क्वेश्चंस आएंगे 6 में से 4 अगर आप क्लियर करेंगे तो उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस या पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, या सर्टिफिकेट लर्निंग मिल जाएगा। तो इसमें हमने कोशिश की, दुनिया के डिफरेंट वेंडर से बात करने की कोशिश की, अभी हम लगे भी हुए हैं, मगर इसमें हमने पार्शियल सक्सेस ली, स्पेशली उन मेंबर्स को जो कि BPO सर्विसेज देना चाहते हैं, और बहुत सारा हमारे US टैक्स का काम यहाँ पे हो रहा है। तो हमने एक E-Learn के नाम से इस वक्त लेके आए US टैक्स पे, ICAP की वेबसाइट है, उसका लिंक भी अवेलेबल है। उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 10 US टैक्स के कोर्सेज हैं जो कि $99 में दे रहे हैं, यानी कि $9.99 पर कोर्स, सारे सेल्फ पेस्ड हैं, मटेरियल अवेलेबल है, लॉ के एक्सट्रैक्ट भी उनके अवेलेबल है। मेरे ख्याल में बड़ी एक रीजनेबल लर्निंग है, और हर एक आपको कोर्स करने के साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ लर्निंग भी साथ मिल रहा होगा। तो डैट मीन्स कि 10 कोर्सेज और सर्टिफिकेट लर्निंग अगर आपने पोटेंशियली BPO सर्विस देनी है टैक्स में, तो किसी भी आप US फर्म से बात कर रहे होंगे, जो बैक ऑफिस वर्क ही ज़्यादातर होगा, क्योंकि CPA ने फाइलिंग करनी है तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, मगर अगर आप वहाँ जाके CPA करते हैं, खुद भी कर सकते हैं, तो आपके पास वो एक पूरी स्किल सेट की रेपोजिटरी। हमारा काम ये है कि हम मेंबर्स को इक्विप करें विद द स्किल सेट, किसी तरीके से कोशिश करें यार लोगों का रिस्क हमारी वजह से बढ़ा। तो इसी तरह CPD में जो हमने काम किया, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के किया। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि UK टैक्स पे काम कर लें, US का कॉर्पोरेट टैक्स रहता है, उसका भी हम सेल्फ पेस्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सेम वेंडर के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो भी अनकरीब इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा अभी एक और कोशिश है कि लर्निंग हब्स होते हैं, वो पूरे पूरे लर्निंग हब्स हैं, जैसे उसमें IFRS भी हैं, आइजाज भी हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें, उन चीज़ों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें सेल्फ पेस्ड कोई मिल जाए किसी फॉरेन वेंडर का एक रीजनेबल रेट में, क्योंकि हम बहुत रेट भी नहीं चाहते कि मेंबर पे एक टोल पड़े, और उसके ज़रिए भी हम कोशिश करेंगे। फिर एक और ड्राइव हमने शुरू की हुई है यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, MIT को, और हमने अप्रोच किया है हार्वर्ड, MIT थी, और येल यूनिवर्सिटी को, 3 यूनिवर्सिटी को हमने डायरेक्टली अप्रोच किया। इसके अलावा हमने आईवी लीग की और भी यूनिवर्सिटीज़ को लिखा है कि आपके जो भी डिप्लोमास, जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो वैल्यू एडेड हो सकते हैं मेंबर्स के लिए, आप वो हमें बताएं, हम वो मेंबर्स के लिए ऑफर कर देंगे, और वो आपको ICAP की अपने मेंबर्स लॉगिन में एक लिंक में मिल जाएंगे फॉरेन CPD ऑप्शंस। अच्छा, वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी मिलेंगे और कुछ आप इन पर्सन प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है बड़ी वंडरफुल सेट ऑफ नॉलेज आ सकती है, क्योंकि अब ये यकीनी बात है कि खाली CA करना काफ़ी नहीं है, आपने अपने आप को थोड़ा बढ़ाना है, अपने आप को ना एलिवेट करना है। अब आपने SMP की बात की, SMP में 3 साल में, तीसरा साल है मैं चेयर कर रहा हूँ, और अभी हम बिल्कुल वो प्रोग्राम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं दिसंबर के अंदर, SMP स्किल इन्हेंसमेंट सीरीज़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये प्रोग्राम जब मैं लाया तो दरमियान में मैंने एक फर्म को ज्वाइन किया, और उनके लर्निंग प्रोग्राम को मैंने पूरा किया, जो कि ऑडिट पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी, मगर उसको सिर्फ आइजा बेस्ड था वो। तो जब मेरे पास SMP का चार्ज आया, और मैं हमेशा बड़ा ना मैं क्रिटिक रहा हूँ SMP के पॉइंट ऑफ से कि यार SMP में कोई खास कभी काम नहीं हुआ, तो जब SMP मुझे दी गई तो मैंने कहा अच्छा ये जिम्मेदारी मेरे पास आ गई, बट मैं हूँ तो SMP, काम तो यही करता हूँ, करना क्या आप, सवाल तो ये। तो उस प्रोग्राम को मैं जेन में लाया, और मैंने कोई 5-6 अपने साथ कुलीग्स को, उसमें NRC के मेंबर्स भी थे, कुछ और कुलीग्स भी थे जो पार्टनर्स थे, मैंने कहा हमने कोर्स डिज़ाइन करना है। और पहली मीटिंग की डिस्कशन की, दूसरी मीटिंग की डिस्कशन की, आप पता फिर डिफरेंट माइंड्स होते हैं, वो नहीं बैठते थे। फिर फाइनली एक दिन मैंने उन्हें जिमखाना में बिठाया, मैंने कहा आज हम यहाँ बैठे, आज आप लोगों ने उठना नहीं है जब तक आप लोग प्रोग्राम मुझे फाइन, क्योंकि एक बंदा कुछ कह रहा है, एक बंदा कुछ कह रहा है, नहीं, मुझे एक सिंक में चाहिए। वी स्टार्ट फ्रॉम AML टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, एंड वी गो डाउन टू द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। फर्दर ऑन हमने उसमें ऐड ऑन किया, प्लानिंग की सारी चीज़ें डाली उसके अंदर, आपकी जो आपकी एविडेंस टेकिंग स्टेज होती है, सब्सटेंटिव या एनालिटिकल, सब चीज़ें हमने उसके अंदर एम्बेड कर दी। कंपनी लॉ में 4 शिफ्ट स्केड्यूल भी डाल दिया, मेजर IFRS जो आते हैं वो भी उसमें डाल दिए, टैक्स का पर्सपेक्टिव भी डाल दिया, डेफर टैक्स बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया होता है जो SMPs में काफ़ी ट्रबल सम एरिया होता है, उसका भी हम पार्ट डाल, उन मॉड्यूल्स को हमने डाल के उसको एग्जीक्यूट कराया। आज तक कोई 1200 से ज़्यादा लोग उस ट्रेनिंग को ले चुके। खाली यही नहीं है, हमने एक SMP नॉलेज हब बनाया मेंबर्स एरिया में, जिसमें प्रैक्टिस के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग ये सेशन लाहौर कराची में जो हुए थे, मॉड्यूल वाइज वो अवेलेबल है। आप लिंक करें, आप मटीरियलिटी पे देखना चाहते हैं, टीम्स को बिठाना चाहते हैं, वो देख सकते हैं।
अब फिर इस दफ़ा हम करें, मगर इस दफ़ा हम सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन पर्सन प्रेजेंस अब ज़रा थोड़ा सा एक चैलेंज है। फिर सर्दी है, स्मॉग है, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट। और पूरे पाकिस्तान को छोड़ के हम जहाँ भी पाकिस्तान के मेंबर या स्टूडेंट बैठे हुए हैं आई कैप के, हम उन सबको एक्सेस दे रहे हैं कि आप आएँ, इसको ज्वाइन करें। कन्वीनियंट टाइमिंग्स होंगे। अब उसको हमने स्प्रेड किया 5 दिनों में, पहले हम 4 दिनों में करते थे। 5-6 घंटे का सेशन होगा। और मेरे ख्याल में एक एक्सटर्नल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है या आपने कहीं भी ज़िंदगी में आगे जाना है, एक्सटर्नल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर पार्ट है। फिर हमने जो एसएमपी के अंदर, फिर हमने हमने कहा ये तो चलो हो गया ना, आपने एक्सटर्नल ऑडिट करना है क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये खतरा है जो रेगुलेटर्स आपके बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक्टिव हैं, दुनिया में वाक़यात ऐसे हुए हैं, तो हमें भी हम प्रेशर ऑब्वियसली सबको होता है। तो वो तो आप प्रेपरेशन करें, अब आप अपने लिए अपने आप सेफ गार्ड कर लें। अब पैसे कैसे कमाने? तो पैसों के लिए हमने सोचा कि यार फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इंटरनल ऑडिट का नेक्स्ट लेवल जो आता है ना, और सेट हमारा जो चाहता है ना, जो आपने मुझे सवाल किया था, जब आप निकलते हैं फर्म से और आते हैं, तो इस सेट कल्चर को देख के मुझे एहसास हुआ, सेट कहीं नॉर्मल इंटरनल ऑडिट नहीं चाहता। वो अच्छा परचेज है, परचेज में डीप डाइव करें, तो वो फोरेंसिक के बगैर नहीं आता। तो फिर हमने लास्ट ईयर फोरेंसिक ऑडिट पे वर्कशॉप्स कराई, लाहौर में कराई, इस्लामाबाद में कराई, बड़ी अच्छी रही। ऑनलाइन भी हमने उसको एक्सेस दी। इसी तरह हमने अब जदीद दौर के अंदर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का बड़ा हो गया। पूरी पूरी आप एफपीआर की रिटर्न ऑटोमेट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में पूरा अकाउंट्स कैप्चर हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। मैं गोल्फ खेल रहा था, मुझे थोड़ा बहुत गोल्फ ही खेलता हूँ, तो मुझे एक हमारे दोस्त हैं अलाइड बैंक में हेड ऑफ फोरेंसिक्स हैं, फैज़ान इरशाद। तो तीसरा चौथा होल था गोल्फ कोर्स पे, तो मैंने कहा असद हमने आरपीए पे कुछ करते हैं, आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा एक मिनट रुक जाए, आरपीए का लफ्ज़ तो मैंने बड़ा बज़ वर्ड है, मुझे पहले समझा आरपीए है क्या। चलो सर, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। मैंने कहा इसका मतलब रोबोट्स होते होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों को हेल्प करते होंगे। तो असद वो तो है, मगर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी रोबोट्स का रोल है। मैंने कहा अच्छा वो कैसे रोल है? अच्छा खैर उसने मुझे एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो हमने पांचवा होल खत्म किया, उसने कहा हमने छठे का टी ऑफ किया। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, अब मेरे पास एसएमपी कमेटी है, क्या हम स्मॉल मीडियम प्रैक्टिसेस के लिए कोई इस तरह की चीज़ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, देखे ना एफपीआर की रिटर्न ऑटोमेट हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट यूज़ करना। अच्छा यार ये हो सकता है वाकई। अच्छा ये इस तरह होगा, आप अगर जो लोग अपना बुक कीपिंग का बीपीओ सर्विसेज में काम करते हैं, उसमें भी ये चीज़ें ऑटो डाटा कैप्चरिंग होती है, ये चीज़ें हो जाती हैं। 3 चीज़ें उसने मुझे और बता दी। मैंने कहा अच्छा कोर्स ज्वाइन कर। छठे होल के हम एंड पे पहुंचे, तो आप समझ लो 5-6 मिनट लग जाते हैं, 7 मिनट लगते हैं। उसने मुझे कोर्स डिज़ाइन दे दिया। उसने कहा असद ये चीज़ें ये हो सकती हैं। मैंने कहा अच्छा चल तूने सारा कुछ कर दिया, अब मुझे एक वर्ड फाइल में दे दे, मैं इसको मार्केटिंग से कह के इसका ब्रोशर बनवा लेते। सो दिस इज़ हाउ वी एनविसेज्ड आरपीए वर्कशॉप्स। और हमने वो की माशाल्लाह, लाहौर में भी की, फैसलाबाद में भी की, इस्लामाबाद में भी की। लिमिटेड लोगों के लिए की, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन पर्सन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी, मगर लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर इंशाल्लाह उसको इस्लामाबाद में इस मंथ के एंड के अंदर रिपीट करेंगे, फिर लाहौर में नेक्स्ट मंथ में लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने सोचा कि ये डाटा सिमुलेशन जो है ना, ऑडिट सिमुलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि आपका जो स्मॉलर या मीडियम साइज फर्म का बच्चा है और जो बड़ी फर्म का बच्चा है, उसकी ऑडिट मेथडोलॉजी बड़ी फ़र्क है, क्योंकि इंटरनेशनल मेथडोलॉजीज और तरीके से चल रही, एडवांस्ड है। हमारी अब ऑडिट का सॉफ्टवेयर आ गया, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, मगर अगेन देयर इज़ अ गैप। तो हमने सोचा इस गैप को कैसे फिल करें। अब ऑडिट सॉफ्टवेयर भी इस साल आया हुआ है। हमने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, हम इस सिमुलेशन बनवाते हैं। तो मुझे एक बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, अब्दुल रऊफ़ हैं, हमारे पुराने कुलीग हैं। तो अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि सर मैं ये कर सकता हूँ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। खैर अब्दुल रऊफ़ को मैंने, जो मुश्किल तरीन काम था उन्हें मैंने हमारे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के साथ भेजा। मैंने कहा अच्छा जी इसकी ड्यू डिलीजेंस करें। खैर ये आपस में कुछ साल एक इन्होंने लगाया। फाइनली मैंने अब्दुल रऊफ़ को, मैं कहा यार ये ट्रेनिंग हमने करनी है, बड़ी ज़रूरी है। तो फाइनली हमने इसको लॉन्च किया लास्ट ईयर। इसको हमने लाहौर में कराया, कराची में कराया, इस्लामाबाद में कराया। ये वाली जो ट्रेनिंग है असल में ऑन ऑडिट सॉफ्टवेयर की, और उसमें बाकायदा मॉक एरियाज दिए, टीम्स बना के, कोई एक पर्टिकुलर रियल लाइफ क्लाइंट सिनेरियो, बड़ी फर्म के रोल प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली पार्टनर, सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स हैं। और रोल प्लेयर्स वो नहीं थे कि जैसे नॉर्मल कोई स्टूडेंट्स होंगे, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो फर्म्स एक्चुअली काम करें। और क्लाइंट टीम भी बनाई, तो उसका पूरा उन्हें एक फुल फील मिली कि एक बड़े ऑडिट को किस तरीके से करते हैं। और बाकायदा उन्होंने एंड में बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी। लाहौर में मैं गया, मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से लोगों ने उसको रिसीव किया। फिर एक और चीज़ जो हमने कराई एसएमपी में, जो मुझे लगता है कि इन सब में से इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि एक्सेल बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें एक बड़ा अच्छा ट्रेनर मिला, हसन। हसन ने हमें कहा कि जी मैंने ट्रेनिंग से, मुझे एक चार्ट अकाउंटेंट ने रेफर किया कि सर ये ट्रेनर है, देखो ये कोई ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता है। मैंने उससे मिला, मैंने उससे बातचीत की, तो मेरे सास हुआ। मैंने कहा यार ये काम, मैंने कहा यार बात ये है कि अगर हम कोई, अगेन मैं एसएमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, तो मैंने कहा यार ये कैसे प्रैक्टिसेस में हमारे पास ट्रेनिंग स्टूडेंट भी आता है, बड़ा डिफरेंस है, एक्सेल की वो स्किल नहीं होती। अगेन जो बड़ी फर्म का बच्चा है, छोटी फर्म के बच्चे में कैसे हम इम्प्रूव। उसने कहा मसला नहीं, मैं तो ये प्रोग्राम कराता हूँ, इसके लिए एडवांस एक्सेल हम 10 दिनों में कराएंगे, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी को पढ़ाएंगे, फिर हम पावर बीआई का भी टच दे देंगे, कुछ 3-4 लेक्चर्स में। टोटल 33 आवर्स का कोर्स प्लान किया, जिसके कोई 22 सेशन थे, और फ़कत हमने 11,000 रुपया उसका स्टूडेंट से लिया।
और मेंबर से लिया, स्टूडेंट से शायद हमने 4,500-5,000 रुपया लिया, उससे काफ़ी डिफरेंट रिबेटेड रेट था। उस पे 4 कोहोर्ट्स हम कर चुके हैं और हमने उसके अंदर 650 ट्रेनिंग स्टूडेंट और 200 से ज़्यादा मेंबर ट्रेन किए। और अभी हमने अगला कोहोर्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हम लॉन्च करेंगे वो मेरे ख्याल में फ़ौरन वो सेल आउट हो जाता है। तो अब मेरा ख्याल है इंशाल्लाह मैं अजलाल हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो थोड़े इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं एक दो और चीज़ों में, तो मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह जनवरी में उसको हम दोबारा करें। मगर मुझे लगता है कि देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किसी के रिस्क को बढ़ाने में किस हद तक रोल प्ले किया। मुझे लगता है आपका अगर 1% भी रोल है ना, तो शायद अपनी बचत उस चक्कर में हो जाए। तो थोड़ी सी मुझे लगता है अमानत जब मेंबर्स आपको देते हैं तो उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किस हद तक डिलीवर करें। सर मुझे तो लगता है कि ये आपने अपने ऊपर तारी किया हुआ है भाई, घर भी जाते हैं कि सिर्फ यही सोचते रहते हैं? यार ये सवाल अगर बेगम से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो उसका सही जवाब देगी। क्योंकि आप गोल्फ भी खेल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं, आप जितने एंगेज्ड हैं आप तो मतलब मुझे लगता है हर वक्त यही सोचते हैं, तो फैमिली तंग हो जाती होगी कि नहीं? तंग होती है यार। वर्क लाइफ बैलेंस जो है, मतलब मैं कोई आइडियल एग्जांपल नहीं हूँ ऑनेस्टली वर्क लाइफ बैलेंस की। क्योंकि ये है कि लोग सोचते ये ज़रूर हैं कि अगर एक बंदा काउंसिल में होगा, ये फिर रहा होगा, उधर गया, अच्छा इधर। इफेक्टिवली ये है कि एक पॉइंट लाइफ का आपका आ जाता है जब आप कहते हो कि यार अब मैंने तो घर से बाहर नहीं निकलना। आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हो, तो ट्रैवलिंग आपकी जो यंगर एज है ना, जब मुझे लगता है आप 30 तक होते हो, तो ट्रैवलिंग इज क्वाइट लॉट ऑफ फन। फ्रेंकली स्पीकिंग, आज मेरे लिए ट्रैवलिंग जहाँ मेरे बच्चे और बेगम साथ नहीं है इज़ नो फन। मैं उस किसी ट्रैवलिंग को फन समझता ही नहीं हूँ, मेरे लिए वर्क है। लेकिन जनरली लोग तो ये ज्यूम करते हैं ना कि ये आई कैप काउंसिल मेंबर हैं, ये मलेशिया जा रहे हैं वर्कशॉप पे। वर्कशॉप क्या होगी, घूमना फिरना ही होगा यहाँ, और इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती हैं, अब दुबई जा रहे हैं, तो जनरली ये ज्यूम किया जाता है कि काउंसिल मेंबर हैं, इनकी मौज लगी हुई है। यार वो इशू ये है कि जनरली जितने भी काउंसिल मेंबर्स हैं आई कैप के, मेरा ख्याल है कि उनमें से किसी के लिए ट्रैवलिंग इतना इशू नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने काउंसिल में एंटर हुआ था, तो मैं अगेन जैसे बताया बच्चों को भी लेके जाता था, तो हर दूसरे साल मैं निकल रहा होता था बाहर। और अफ्रीका के अलावा मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स देखे हुए थे, तो मेरे लिए उस तरह का वो चार्म एग्जिस्ट नहीं करता था। बहुत से लोगों के लिए नहीं करता होगा। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं वियना गया पिछले साल, आईफैक की एनुअल मीटिंग थी। ट्रेडिशनली वहाँ पे प्रेसिडेंट आईकैप जाता रहा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं जाता था। आईकैप प्रेसिडेंट उस वक्त अमेरिका में थे और वहाँ पे गैप अवेलेबल था। मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि वहाँ गैप अवेलेबल है, तो आप बताएं। तो मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली मुझे नॉमिनेट किया गया, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम गया। अब जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे दुनिया के कम से कम 40 से 50 इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिले। आप देखिए ना, 1-2 दिन का फ्लोर है। 8:30 पे मैं होटल पहुंचा, मैंने चेक इन किया और उन्होंने कहा जी कमरा तो हम आपको देंगे 2 बजे। ठीक है, मैंने कहा अब मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ आई कैप के लिए होता हूँ, तो नॉर्मली मैं कोट और पैंट और इस तरह ही होता हूँ। मगर ऑब्वियसली मैंने सारे दिन का ट्रैवल हो जाता है। अब यूरोप जा रहे हो तो आपको पूरी रात आ गई ना, तो शेव मेरी बड़ी हुई थी। तो मैंने उसको कहा मैंने शेव बनानी, मुझे बताएं कोई जगह। तो उसने मुझे ऊपर वो एक उनका जो होता है जिम के साथ लाइट करना, उसने कहा वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आप अपना सेट हो जाएँ और अपना जो आपने चेंज करना है कर लें, फिर आप अपना सामान रखवा दें, फिर आप चले जाइएगा। 9 बजे आईफैक की प्रेसिडेंट ने स्पीच करनी थी। 9 बजे से पहले मैं हॉल में था और 5 बजे तक मैं पूरा हॉल में रहा। फिर अगले दिन 9 बजे शुरू किया, 5 बजे तक बैठे। पॉइंट ये है, उस पूरे टाइम में आपने हर ब्रेक जो होती है उसमें इंश्योर करना है कि आप लोगों को मिल रहे हैं और आप अपनी बात उनसे कर रहे हैं। पूरी सेक्रेटेरिएट से नोट्स बनवाए कि किस इंस्टीट्यूट के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, किस जगह है जहाँ बातचीत हो सकती है, कहाँ हमारे एमओयू स्टैंड करते हैं, कहाँ मेंबर्स का बेनिफिट हो सकता है और कहाँ हम, क्योंकि मेंबर उस मुल्क में जाएगा तो अगर एमओयू होगा तो एक्चुअली वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी होगी ना। जहाँ नहीं डिग्री एक्सेप्ट हो रही है, जहाँ क्वालिफिकेशन की एक्सेप्टेंस नहीं, वहाँ पे इशू आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये करने के लिए इन एक्चुअल फैक्ट भी आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एफर्ट चाहिए। अभी जो टैक्स का हम कोर्स लेके आए, ये जो मुझे वेंडर मिला टैक्स की ट्रेनिंग के लिए, जो कि सिंगापुर बेस्ड है या हांगकॉन्ग बेस्ड है, ये लोग बेसिकली मुझे AICPA यानी कि CPA अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेफर किया। पहले दिन में उनको मिला, मैंने उनको कहा, मैं जी ऑफशोर में बहुत सारा काम हो रहा है, आप लोग गाइड करें किस तरीके से हमारे मेंबर आपके लॉज पे थोड़ी अंडरस्टैंड स्पेशली टैक्स पे ले सकते हैं। उन्होंने कहा यार मैं ना चेक करता हूँ, मैं राइट पर्सन नहीं उसके लिए। अगले दिन उन्होंने मुझे खुद बुलाया, उन्होंने कहा सर कम है, ये आपने मेरे से बात की थी, ये वो बंदा है जो आपको कनेक्ट करा देगा, उनकी के इंस्टीट्यूट का बंदा। मैं वापस आया, उससे मैंने जूम कॉल की, उसने कहा आप चाहते क्या, मैंने बताया इस तरह मैं ट्रेनिंग से सोच रहा हूँ। सो महीना 1.5 महीना लिया, उसने कहा मैं हम खुद नहीं करते एज एन इंस्टीट्यूट, मगर हम उसी ट्रेनर से लिंक करा देंगे। तो फिर उसके साथ बातचीत की। इट टुक अस 6 months इन निगोशिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द ट्रेनर कि हम क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ होगी। 6 साढ़े 6 महीनों के बाद हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो मेरा ख्याल है हर एक मीटिंग जो आप कर रहे हैं, इट रियली डिपेंड्स कि आप उसमें वैल्यू एडिट क्या लेके आ रहे हैं।
मैं लास्ट ईयर दुबई गया। अब कई ट्रैवल ऐसे भी होते हैं जो आप अपने खर्चे पे भी कर रहे होते हो। हम दुबई गए तो हमने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि नहीं यार एम्बेसडर साहब से मिलना है। वंडरफुल एक्सपीरियंस था। हमने एक चीज़ बनाने की कोशिश की कि जिस मुल्क में भी जाना है ना उसमें एम्बेसडर साहब से ज़रूर मिलना है, क्योंकि एम्बेसडर साहब से मिलेंगे तो आपका एक लिंकेज मेंबर्स का बेहतर क्रिएट होगा। कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉर्ट हो। सो ट्रैवलिंग विदाउट फैमिली इज़ नो फन ऑनेस्टली, इट इज़ डिफिकल्ट। अच्छा सर, आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनआरसी, ये आपके जहन में कब आया कि मैंने आई कैप में इस रोल पर जाना है? और आपने यानी एनआरसी को पहले इलेक्शन पे आप इलेक्ट हुए, फिर उसके बाद फिर आप काउंसिल में आए और फिर आप वाइस प्रेसिडेंट में रहे, तो ये क्या सीक्वेंस है? या कोई आज बच्चा सोचता है, मेंबर सोचता है कि मैंने इलेक्शन की तरफ आना है, तो उसका क्या राइट और स्मार्ट वे है? यार इट रियली डिपेंड्स कि दो तीन चीज़ें मेरे ख्याल है इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप अपना ये सोच लो कि आपने कुछ इंस्टीट्यूट के लिए करना है, और इट्स बेसिकली पेइंग बैक टू योर इंस्टीट्यूट जिसने आपको एक क्रेडिबिलिटी दी, वर्ड्स ये आपके नाम के साथ लगा के। तो आप सिर्फ ये सोचें कि अच्छा अब अगर एनआरसी है तो एनआरसी के फंक्शंस के। जब मैं एनआरसी में लोगों से मिला जाके तो लोगों ने मेरे से बहुत से सवाल करते हैं। मैंने कहा नहीं, एनआरसी का स्कोप है सीपीडी और लाइब्रेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 2 साल के एनआरसी, 2 टर्म्स में एनआरसी में 2 दफ़ा चेयरमैन रहा एनआरसी का, और मैंने 2 कॉन्फ्रेंसेस भी कराई। ऑब्वियसली हमारी टीम थी, पूरी एनआरसी मेंबर्स थे, मिलके हमने सारा काम किया। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉर द फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि हमने दो इस रीजन में, नॉर्दर्न में नॉर्दर्न रीजन में आपने, कराई। हाँ। नॉर्दर्न रीजन में शायद कोई एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोई 25-30 साल पहले मुझे बताया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने नॉर्दर्न रीजन में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कराई, और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी हमने वो कराई जिसके अंदर हमने पिशावर से बच्चे को लाए, लाहौर रात ठहराया। मुल्तान से बच्चे को लाए, लाहौर रात ठहराया। कोई कॉस्ट उससे चार्ज नहीं की, उससे सिर्फ कॉस्ट चार्ज की उसकी, और तमाम फर्म्स को कहा कि आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर करके भेजें। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होगी जो इंडिविजुअल बच्चे हैं। ज़्यादातर फर्म्स को खुद एफर्ट करके पार्टनर्स को कहा कि यार ये बच्चों के लिए। और पहली हमने जो कॉन्फ्रेंस की, जिस टाइम मैं एनआरसी को चेयर कर रहा था, तो तकरीबन 200 अराउंड 300 की पार्टिसिपेशन थी। और मुझे अच्छी तरह याद है हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक अप्रूवल दी सदर्न रीजन में कोई आई थिंक 25वीं या 26वीं कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने, मैं चेयरमैन एनआरसी थे, मुझे कॉपी में रखा, और वो अप्रूवल देने के बाद एंड में लिखा, @असद फिरोज चेयरमैन एनआरसी, आई एक्सपेक्ट यू डूइंग द सेम इन द नॉर्दर्न रीजन। वहाँ से हमने वो की, उसको भी हमने कंटिन्यू किया। अभी भी हमने 2-3 और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। हमें थोड़ी सी वहाँ पे रेगुलरिटी चाहिए डेफिनेटली उस एरिया के अंदर। मगर ये कि कासा को एक्टिवेट किया, कासा के अंदर बहुत सारा काम हुआ। कासा का अगेन वो ये है कि मैं बताया, मुझे तो नाम भी नहीं पता था। इलेक्ट होने से मुझे पहले पता चला अच्छा इस रूल्स में कासा की भी एक अहमियत है, और कासा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स को आपने इंगेज करना है, स्टूडेंट को पॉजिटिव हेल्दी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में लेकर। एक और हमने काम किया कि बड़ी फर्म से हम क्रिकेट टीम्स बनाते थे। हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए कि यार जो स्मॉल मीडियम फर्म्स हैं वो 2-3 मिलके एक कंबाइंड टीम बना सकते हैं। उससे ये कि वो बच्चे जो कि वाकई बड़े आउटस्टैंडिंग और भी खेल सकते थे या नहीं भी खेल सकते थे, वो एक हमने मिल के टीम बनाने का कॉन्सेप्ट दिया। तो उसके बाद हमारे पास अब मिल के टीम्स भी 2 या 3 टीमें मिलकर बन जाती हैं। तो उससे ये कि बड़ी छोटी फर्म के अंदर बच्चा इंटरेक्ट करता है, एक वो शाइनेस भी खत्म होती है कि बड़े फर्म के बच्चे और छोटी फर्म के बच्चे में एक गैप निकलता है ना, वो आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप यू बिकम क्लोजर। सो आइडिया इज टू ब्रिंग द प्रोफेशन टुगेदर, और वो जो हैव और हैव नॉट्स की जंग है ना, उसको कम करने की कोशिश है एक तरीके से। अच्छा, एनआरसी से काउंसिल की कोई लिंकेज है, या एनआरसी के बाद आप काउंसिल में आ जाते हैं? नॉर्मली रूट यही लिया जाता है कि पहले एनआरसी में आए, फिर काउंसिल में, और फिर रियली डिपेंड्स। कोई देखिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए इलेक्शन की तो रिक्वायरमेंट यही होती है ना कि आपका एक सर्टन लेवल एक्सपीरियंस है, आप रीजन लड़ सकते हैं। ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया वो स्पेसिफिक रोल है। काउंसिल ऑब्वियसली बहुत वाइडर रोल है, और काउंसिल लोग डायरेक्ट भी लड़ लेते हैं, रीजन से भी कुछ लोग आए। मगर इन एक्चुअल फैक्ट मैंने ये रास्ता क्यों लिया, एक्चुअली कोई ऐसा कोई फिक्स्ड बात नहीं था। बस उस वक्त सोचा, डिस्कस किया, चंद साथियों ने कहा कि यार असद मेरा ख्याल है कि रीजन में इस दफ़ा जो है ना कुछ लोग जा रहे हैं काउंसिल की तरफ। तो 2013 में कहा चलो आप रीजन लड़ने का सोचो। मैंने सोचा, एक दो लोगों से और मशवरा किया, मैंने कहा शायद ये मेरे दोस्त कुछ मनवाने लगे हैं मुझे। उन्होंने कहा नहीं नहीं असद, कोई बुराई नहीं है इसमें, इस तरह सीपीडी होती है, लाइब्रेरी होती है, मैंने भी बाय लॉज वगैरह देखे, वो कर लिया। तो कोई ऐसा डिटर्मिन्ड पाथवे नहीं था। मगर हाँ, जब मैं आया तो मैंने ये सोचा कि अब रीजन में मैं एक टर्म में आया हूँ तो मुझे एक टर्म और लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जो काम मैं वहाँ पे इनिशिएटिव्स लेके चल रहा हूँ उसको, ई लर्निंग है या बाकी चीज़ें, उनको एक लेवल तक पहुँचाना है। फिर काउंसिल में रिलेटिवली सीनियर लोग बैठे हुए हैं, अब वो अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं। उसके बाद मतलब मुझे ऑनेस्टली कुछ ऐसी शख्सियात भी थी जो मुझे नहीं लगता था कि उनके सामने मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ जाके, तो कुछ आपको एक वो फीलिंग नहीं आती। एक आप कहते हो ना कि यार ये अब एक हमारी प्रोफेशन की इतनी भारी भरकम शख्सियत है, मैं उठ के चला जाऊँ। और मैं जब फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म में जाना था एनआरसी, मुझे बाद लोगों ने नहीं आप काउंसिल को नहीं लड़, मैंने कहा नहीं, रीजन ठीक है, अब इस पे काम करते हैं।
अब हमारी डिफरेंट सिचुएशन है, हमारे पास यंग मेंबरशिप नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको रिलेटिवली, अब मैं ओल्डर मेंबर्स में चला गया मुझे लगता हूँ, तो अब यंगर मेंबर्स की लॉट बहुत ज़्यादा है। सो अब आपका ऑटोमेटिकली काउंसिल में जो एज की डिस्पर्शन है वो टूवर्ड्स द यंगर साइड जा रही यस। है। अच्छा सर जी, आप बिग फोर से आर्टिकल्स किए हैं और नॉन बिग फोर के आप पार्टनर हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं? और जो बच्चे बड़े डेस्परेट हो जाते हैं कि जनाब बिग फोर में आर्टिकल नहीं हुए, मेरी तो कोई अटेम्प्ट भी नहीं लगी थी, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है, क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को? ऑनेस्टली ये एक वो टॉपिक है जिसमें मैं ट्रेनिंग इंडक्शन फेयर्स में पहले 2 सालों में 2021-22 में रेगुलर में बात करता हूँ, हमेशा मैं ये पॉइंट हमेशा टच किया। और बीइंग द एसएमपी चेयरमैन ऑब्वियसली ये एक मेजर पार्ट है वो मेरी सारी की सारी उस एक्टिविटी का भी, कि हमने उस डिवाइड को कम करना। देखिए पहली तो बात ये है कि डिफरेंस तो होता है, मगर डिफरेंस है मेथडोलॉजी का, उसको एज आई के अब हम अपने तरीके से डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज से कम करने की कोशिश करें, वो तो एक डिफरेंस होगा, ठीक है। मगर फैक्ट ये है कि बच्चे ने बड़ी फर्म में आर्टिकल्स किए, बच्चे ने छोटी फर्म में आर्टिकल किए। छोटी फर्म में भी अच्छी ग्रूमिंग मिल सकती है, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ अगर एक छोटी फर्म भी चल रही है तो उसके पास 10 एक क्लाइंट तो होंगे ना। तो इन एक्चुअल फैक्ट एक बच्चा बड़ी फर्म से भी निकला है तो हो सकता है उसने 4 या 5 क्लाइंट किए हो 3 ढाई 3.5 साल के पीरियड में। अगर इतना टाइम है, उधर भी आपने 4 5 कर लिए या 6 7 कर लिए, एट टाइम्स छोटी फर्म में एक्सपोजर ज़्यादा होता है। आप टैक्स भी सीख जाते हो, एडवाइजरी भी सीख जाते हो, आप गैप ज़्यादा है, यू आर क्लोज टू द पार्टनर्स। कई दफ़ा पार्टनर्स से जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है आप ज़्यादा सीख रहे होते हो। बड़ी फर्म में स्ट्रक्चरल हायरार्की बहुत ज़्यादा होती है। सो देर इज़ अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट परस्पेक्टिव। मगर ये कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट बड़ा सिमिलर है। बड़ी फर्म वाला ज़रूरी नहीं है कि बड़ी फर्म का पार्टनर बने, हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो ऐसी बड़ी फर्म में पार्टनर्स हैं जो छोटी फर्म से या रिलेटिवली स्मॉल मीडियम फर्म से आए हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सीएफओस बने, बैंक के प्रेसिडेंट बने, जो कि बड़ी फर्म के ट्रेंड नहीं है। और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर वो लोग प्रोफेशनल एक्सीलेंस में बड़ी फर्मों के बराबर खड़े, पाकिस्तान से बाहर भी इवन मौजूद है। हाँ, कुछ जगहों पे हमारे यहाँ बिग फोर की बात आती है एड्स के अंदर, वो एज एन इंस्टीट्यूट हम उस पर हमेशा काम करते हैं कि यार ये नई स्टैंड होना चाहिए। वो वही बात है कि जब आप अगर प्रैक्टिस में अंदर टेंडरिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार टेंडरिंग में एक कैटेगरी की बात नहीं होनी चाहिए। एज एन इंस्टीट्यूट हमारा स्टैंड ये है कि क्यूसीआर रेटेड फॉर्म्स हैं, नॉन क्यूसीआर रेटेड फॉर्म्स हैं, तो वो कैटेगराइजेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि जो हमने एसएमपी वाला प्रोग्राम किया उसमें तमाम बड़ी फर्म के पार्टनर्स ने एसएमपी के बच्चों को और टीम्स को ट्रेन किया। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक जेलिंग ऑफ द प्रोफेशन है जो कि एक अचीव करना ज़रूरी है। और हम सब एक हैं। इट कुड बी कि कोई एक जगह पे अगर फॉर एग्जांपल बेस कर रहा है, दूसरी जगह बेस कर रहा है, मगर एग्जैक्टली हमारी जो ट्रेनिंग या वैल्यू सिस्टम है वही कोड ऑफ एथिक्स हमने फॉलो करना है। और इफेक्टिवली ट्रेनिंग में थोड़ा प्लस माइनस है वो तो अल्लाह ताला पूरा कर देता है किसी ना किसी जगह पे। बाकी एज एन इंस्टीट्यूट हमारा एफर्ट है। बाकी हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, रीड्स हैं, बाकी और स्टेक होल्डर्स हैं, थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे टोस्ट मास्टर क्लब्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस पे हमने काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का भी और एफिलेटेड टोस्ट मास्टर क्लब बन गया। बड़ी अरसे से हम इस पे लगे हुए थे कि यार ये बन जाए, 2 दफ़ा तो मैंने ऐलान किया, इन्होंने नहीं बनाया, फाइनली वो बन गया। एक्चुअली अपनी ग्रूमिंग पे खुद भी हमें काम करना है, स्पेशली वंस यू क्वालिफाई। और ये सारे कोर्सेज आप इस दिल से करें नहीं यार अपने आप को बेहतर, ये ना सोचेंगे बोझ है या सीपीडी है, नहीं, ये आपको बेहतर करने के लिए। तो तब फिर आप देखें निखार जो आएगा, जो लेवल आएगा कॉम्पिटेंस का, उसमें फर्म्स का तो पहली जॉब के बाद कोई पूछेगा भी नहीं आप किस फर्म से, नॉर्मली यही होता है। अच्छा सर, ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिसेस का जो कॉन्सेप्ट है, और मैं देखा है कि पिछले 6 माह में 50+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना वो एमओयू हो गया और साइनिंग हो गई है। अ, अब बच्चा कुछ कंफ्यूज भी है कि जी प्रैक्टिस में जाएं, मतलब प्रैक्टिस में जाएं, फर्म में जाएं, या आउटसाइड प्रैक्टिसेस की जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जाएं। मुश्किल सवाल है। मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट इसमें हमेशा से यही रहा है कि अ, बड़ी फर्म की ट्रेनिंग हो, छोटी फर्म की ट्रेनिंग हो, फर्म की ट्रेनिंग एक डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। और उसका एक स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि जो आपको बहुत हेल्प करता है जब आप डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं ना। डिफरेंट क्लाइंट्स देख लिए आपने, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख लिए, एडवाइजरी है, टैक्स है, ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, या कुछ और, आजकल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी भी आ गई है, सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी, तो अब बहुत सारा चेंज हो गया हुआ ना। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अब इस सवाल को देखना इस तनाजुर में कि आप ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस को प्रेफर करें, अब उसकी प्रॉब्लम हमारी है नंबर्स की। अब जितना बच्चा हमारा माशाल्लाह अब निकल रहा है कि आपसे क्वालिफाई कर रहा है, वो नंबर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि फर्म्स के पास समाओ इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो फर्म से वो कैपेसिटी हो कि उसको एब्जॉर्ब करे।
तो फिर हमें ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में जाना है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सीए की तरफ तो क्वालिफिकेशन तो पूरी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से बनती है कि जो बच्चा आया उसको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में भी हमने मेहनत की है। इट मे नॉट बी द सेम एज ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस, आई मस्ट से, मगर ये कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब एट दिस टाइम वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि उस साइड को भी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चों की हमें खपत करनी पड़ेगी, तो तभी हम अपने नंबर्स को मैचअप करेंगे ना, डिमांड सप्लाई वाली सिचुएशन। सर लास्ट में इतना एक्सपीरियंस, इतनी वर्किंग और इतनी एक्सीलेंस आपने अटेन भी किया और आप इम्पार्ट करने पर लगे हुए हैं। क्या ओवरऑल एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए जो आई कैप की तरफ आते हैं और स्टूडेंट बन जाते हैं? मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और ये बात अभी हम ऑफ द कैमरा भी कर रहे थे। जिस बंदे ने अपने माँ बाप की कदर की है, अपनी फैमिली की कदर की है, और अपने रिलेशंस में दयानतदारी का मुजाहरा किया है, और कोशिश की है कि किसी को हुडविंग ना किया जाए, अब मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ है जो आपकी सक्सेस का इम्पेडिमेंट है, कुछ भी नहीं रुकेगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो ये है कि सोशल मीडिया का यूजेज थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पेडिमेंट है। वो जो गैजेट्स हमारे हाथ में अब आ गए, अब मेरे हाथ में भी आएगा, मैं भी सोते हुए फेसबुक ज़रूर देख रहा हूँ, मगर बात ये कि वो गैजेट आपका टाइम भी ले रहा है। तो अब वो चैट जीपीटी हो, मैं पिछले साल 26 तकरीरें की एज वाइस प्रेसिडेंट, 26 अपेयरेंसेस थी, 26 जगहों पे बोला, शायद वो तकरीर पूरी ना भी हो, 5-6 मिनट के स्लॉट भी होंगे, क्लोजिंग रिमार्क्स भी होंगे, सब कुछ होगा। मगर हर दफ़ा जो हम टीम मिल के बना के स्पीच बनाते होते थे, उसका एक चैट जीपीटी का फर्स्ट वर्जन आता था जिसको हम एडिट करते थे। सो टेक्नोलॉजी आपको बहुत हेल्प कर रही होती है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उसकी पॉजिटिव्स की तरफ चलें, और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में सोचें, और डायरेक्शनली ये सोचें कि सीए काफ़ी नहीं होगा। सीए के बाद अगली मंजिल क्या है? पेरेंट्स का तो करना ही करना है, वो दुआएं लेनी ही लेनी है, उनके बगैर तो कुछ नहीं कोई पाएगा ज़िंदगी के अंदर। मगर अपनी एथिक्स को और अपने किरदार को भी इस काबिल रखना है कि आप अपने आप को प्रोफेशनल एक्सीलेंस पे लेके जाएं, और अपने असलाफ का नाम जो उन्होंने सीए ब्रांड का बनाया है उसको मेंटेन कर सकें। और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, हम अपने उस मेयार को मेंटेन करें जो हमारे असलाफ ने हमारे लिए छोड़ा है। बहुत बड़ी लेगेसी। सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये थे असद फिरोज साहब। अब मैंने तो जो सीखा, एक जुमले में यही कह सकता हूँ कि एक्सीलेंस को अटेन करें, एक्सीलेंस को मेंटेन करें, और सर ने तो सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, एक्सीलेंस को इम्पार्ट भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।